मैं अरुण आहूजा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ टैक्स लॉ एजुकेयर सोसाइटी, आप सबका इस जूम मीटिंग में स्वागत करता हूं। संडे की सुबह और आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आज मेरे गुरुज भी इस मीटिंग में हैं, तो मैं कुछ लाइंस उनके लिए अर्पित करता हूं। धरती कहती, अंबर कहते, बस यही तराना, गुरु आप ही वो पावन नूर हो जिनसे रोशन हुआ जमाना। बिन गुरु नहीं होता जीवन साकार, सर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार। गुरु जी आपकी कृपा से हुआ हमारा उद्धार, हम बने जो आज हैं ये है आपका उपकार। बनाए रखना अपना आशीर्वाद हम पर, बनाए रखना अपना प्यार, आपसे ही सीखा और जाना, आपको ही गुरु माना। सीखा सब आपसे हमने, कलम का मतलब भी आपसे जाना। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे गुरुओं के लिए। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण भाटिया जी, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे कुछ अनकहे क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, उसके लिए आप प्लीज हमें कुछ ज्ञान दीजिए। अब मैं इनवाइट डॉक्टर रवि गुप्ता जी को करता हूं और डॉक्टर गिरीश जी को कि प्लीज वेलकम कीजिए डॉक्टर प्रवीण जी। डॉक्टर गिरीश आहूजा जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डॉक्टर साहब के बारे में जो बोलूं वो कम होगा, क्योंकि आई रिमेम्बर आई हैड गॉन टू हिम अबाउट 12 years back. Actually I had gone for my prostate, there was prostate बढ़ा हुआ था, तो मैं अपने सामने वुडस्टोन वहां गया। उन्होंने कहा जी आप तो इमीडिएटली ऑपरेशन करा लीजिए। मैंने अरुण जी से बात करी। एक चीज मैं बता दूं, डॉक्टर साहब अरुण जी के साले साहब हैं और बहुत गंगाराम के मशहूर डॉक्टर हैं, नो डाउट, और इनका अपना भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल भी है। तो आई वेंट देयर फॉर ए सेकेंड ओपिनियन। जब डॉक्टर साहब ने मुझे चेक किया और जब करने के बाद कहते हैं सर्जरी शुड बी अर्न, मुझे अभी तक याद है, यू शुड अर्न द सर्जरी, ऐसे सर्जरी नहीं करानी चाहिए। और आज वही 12 साल हो गए हैं, सिर्फ मैं दवाई खाता हूँ मेरे, और उन्होंने बताया अगर आप सर्जरी कराओगे तो आपकी बिल्कुल जो ताकत है वो कम हो जाएगी और अब इतने एक्टिव नहीं रहोगे, आपको मुसीबत पड़ जाएगी। मैंने इनकी कहना माना। आज 12 साल हो गए, मैं परफेक्टली ओके हूँ। ठीक है, दवाई खानी पड़ती है, वो खाऊंगा, लेकिन ये होते हैं डॉक्टर जो करेक्ट एडवाइस देते हैं, और एक होते हैं जो कमर्शियल होते हैं। वो कमर्शियल वाला कहते हैं जी आज ये कल ही एडमिट करा लो, पता नहीं कोई आपको बाद में दिक्कत कॉम्प्लिकेशन हो जाए, आपका वो रुक जाए यूरिन और आपको प्रॉब्लम हो जाए, इमीडिएटली ऑपरेशन करा लो, इतने पैसे लगेंगे। मैंने अरुण जी से बात करी थी, अरुण जी का भी आप डॉक्टर साहब को दिखा दो, और डॉक्टर साहब उस पर बैरेट्रिक सर्जरी बहुत कर रहे थे। मुझे याद है इन्होंने विराट कोहली के ब्रदर की भी बैरेट्रिक सर्जरी करी थी, मुझे याद है सब कुछ। उन्होंने मेरी वाइफ को भी सजेस्ट किया था ये भी करा ले, कहा था उनको, लेकिन उन्होंने कराई नहीं, वो मानी नहीं। वो बात अलग है, अगर कराई होती तो शायद लंबी उम्र मिलती, और नहीं कराई। अब ये पता नहीं है, क्योंकि जो उम्र लिखी हुई है ऊपर वाले ने, उससे कम या ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो इसलिए मुझे उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ, आई एम रियली ग्रेटफुल टू डॉक्टर साहब फॉर द काइंड एडवाइस विच ही गेव मी, एंड आई एम डूइंग वेरी वेल फ्रॉम दैट। कोई मुझे तकलीफ नहीं है। और मुझे पता लगा डॉक्टर साहब ने अपना पूरा हॉस्पिटल कोविड में कन्वर्ट कर दिया फॉर द टाइम भी। ये भी एक बहुत बड़ी वो होती है सेक्रीफाइस, कि आप अपना काम दूसरा छोड़ के कोविड के पेशेंट के लिए कर रहे हैं, जिसमें कोई कमाई नहीं है। लेट मी टेल यू, कोविड-19 के लिए कमाई नहीं है, वो तो रेट ही इतने कम है जो इतना इकोनॉमिकल भी नहीं होता। लेकिन जो अच्छे काम करता है वो अच्छा ही कहा जाएगा। तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब का वंदना करता हूँ, और बहुत अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपकी वजह से मैं आज पूरा ही उतना ही एक्टिव हूँ जितना मैं आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले था। और मैं इसलिए आपको हमेशा याद करता हूँ, और आपको याद भी होगा जब भी मैं आपको मिलता हूँ, ये बात जरूर कह दो कि आपने मेरे को बचा लिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप आज के जो क्वेश्चन होंगे ऑफकोर्स सब बोलेंगे, और मैं अरुण जी को वापस कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर रवि गुप्ता जी, माय गुरु, प्लीज। अनम्यूट करो सर। रवि जी आप अनम्यूटेड नहीं हैं।
अब आ रही है सर आवाज? हाँ जी, अब आ रही है, अब आई है। ओके। अरुण जी, पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा था, आपने बहुत अच्छी जो गुरु वंदना सुनाई उसके लिए। और डॉक्टर प्रवीण भाटिया के बारे में तो जो कहें, जैसे अवधि सर ने कहा वो कम है। जब कोविड का टाइम था, जब पैनिक चल रहा था, तब हमें भी बहुत घबराहट हो रही थी कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए, कहाँ जाएं, किसके पास जाएंगे, कैसे करेंगे। तो मेरी अरुण से इसके बारे में एक बारी चर्चा हुई, तो अरुण ने कहा मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। इनफैक्ट आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, इनफैक्ट उस वक्त डॉक्टर साहब ने मुझे फोन किया इमीडिएटली, और उन्होंने इतना बड़ा आश्वासन दिया हमें। उन्होंने कहा कि आपको, आपके जानने वालों को अगर जरा से भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आपने सिर्फ एक फोन उठाकर मुझे फोन करना है, बाकी सारी जिम्मेवारी मेरी। उस दिन के बाद इतना बड़ा रिलीफ हम लोगों को मिला कि अब हमें कोविड के बारे में कोई घबराने की, कोई चिंता की बात नहीं है। हमें इतना आश्वासन है डॉक्टर साहब की तरफ से, और वो इतने केपेबल और इतने माने हुए डॉक्टर हैं कि अगर उनका आश्वासन मिल जाए तो आई थिंक वी हैव नथिंग टू वरी। और आज के सेशन में जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, डॉक्टर साहब ने बड़ी रेडली एग्री करा कि वो उसको आंसर करेंगे। तो जो भी हमारी शंकाएं हैं, जो भी क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कोविड को लेकर, आज उनको क्लियर करने का मौका है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन करा। थैंक यू डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you very much. Thanks a lot. डॉक्टर भाटिया, हमने कुछ यूट्यूब पे, कुछ फेसबुक पे हमने क्वेरीज डाली थी, तो उसके हमने क्वेश्चंस इनवाइट किए थे, तो उसके क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं काफी। उसके बाद हम जो हमारी मीटिंग में मेंबर्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछेंगे वो क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग आप कुछ कहना चाहेंगे और उसके बाद वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चंस। डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा म्यूट कर दूंगा तो उसको लेगा नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले गुरुओं को नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। एंड डॉक्टर आहूजा, डॉक्टर रवि गुप्ता, अरुण जी, सबको मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, पहली चीज। दूसरी बात, जो आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पब्लिक करे, मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूं आपका, मगर मैं इतना डिजर्व नहीं करता। मैं डिजर्व करता हूं आपका आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद बना रहे, बड़ों का आशीर्वाद बना रहे, यही सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी ये सबसे बड़ी यही है। और इस सेशन में, आज के ये सेशन में हमने और अरुण जी ने मिलके ये तय किया कि पहले हम स्लाइड्स नहीं प्रेजेंट करेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम्स, मोस्ट ऑफ these kind of webinars all of us have been doing is कि पहले स्पीकर अपनी कुछ स्लाइड्स प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद एनकरेज करते हैं क्वेश्चंस को, पर नहीं, आज हमने बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। और जिस तरीके से अरुण आहूजा जी ने बताया कि काफी सारे क्वेश्चंस उन्होंने जब सेशन में इनवाइट किए थे तो उनके पास क्वेश्चंस हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सभी क्वेश्चंस कोविड के बारे में जरूर पूछें। और मैं डिस्क्लेमर सबसे पहले डालना चाहता हूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, और मुझे फीलिंग ये है कि अभी भी नॉवल कोविड वायरस या नॉवल कोरोना वायरस अभी भी नॉवल है। जैसे कि ये दिसंबर में लास्ट में जब शुरू हुआ था, और पिछले 6-7 महीनों में इस नॉवल वायरस ने हमें काफी कुछ सिखाया, मगर अभी भी ऐसी स्टेज नहीं आई कि अब हम उसके बारे में सब कुछ जान पाएंगे। सबसे पहले ये सब जानते हैं, और उसको मैं री-इन्फोर्स करना चाहता हूं, SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटेशन एंड हैंड वॉशिंग। सोशल डिस्टेंसिंग हम सब जानते हैं कि चाहे अनलॉक हो चुका है पीरियड, मगर फिर भी हमें अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें दूसरों से कम 1 मीटर तो डिस्टेंस रखना ही है। 1। दूसरी बात, जो इस वायरस के लिए जो प्रिवेंशन देखी गई है, वो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है मास्क।
और इसके लिए मैं एक सेंटेंस यूज करता हूं, मास्क इज नॉट ए बिग आस्क। मीन्स चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आप और हम सब को मास्क पहनना जरूरी है। और मास्क के लिए मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मास्क गर्दन के लिए नहीं बनाया गया, मास्क बनाया गया है नोज के लिए और फेस माउथ के लिए, रादर देन सिर्फ नेक पे लटकाने के लिए। वो नेक पे लटकाने का फैशन मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत है। तो हम सब को ये एक अपनी तरफ से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी और को इन्फेक्शन ना हो। इवन इफ मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं, इवन इफ आई कैन बी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, और मेरी वजह से इन्फेक्शन किसी और को फैल सकता है मान। तो इसलिए मास्क को जब पहनना है तो पूरी तरीके से नोज कवर होना चाहिए, माउथ कवर होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और तीसरा एसएमएस में तीसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है उसको कहेंगे सैनिटेशन। और सैनिटेशन का मतलब यस, सैनिटाइजर तो यूज करना ही करना है, मगर उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हैंड वॉशिंग। और हैंड वॉशिंग के लिए भी मैं बार बार सभी लोगों को रीइंफोर्स करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी जो इजाद पाई है वो यही है कि हम बार बार अपने हैंड्स वॉश करें, दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और इनके वेब स्पेसेस के अंदर भी हैंड्स अच्छी तरह से वॉश करें। और एक हम अपनी आदत में शुमार कर लें कि हर ऑब्जेक्ट को छूने के पहले, छूने के बाद, कोई भी कंप्यूटर या फाइल या व्हाट्सएवर थोड़े टाइम के बाद हैंड वॉश करते रहे, सो दैट इवन इफ फॉर एग्जांपल कोई खाना बाहर से मंगवाया भी है, अगर उसके पैकेट को हमने हाथ लगाया है और अगर बाई चांस उन्होंने खाना लाते हुए उसके ऊपर अपने कोरोना वायरस छोड़ भी दिया है, तो भी हम अपने हाथ बार बार वॉश करते रहेंगे और अपने हाथों को बार बार नोज, आईज और ईयर्स पे नहीं लगाएंगे, तो चांसेस हैं कि हम उसको वायरस को नहीं ले पाएंगे। एंड दूसरा एस्पेक्ट मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइलेंट स्प्रेडर। साइलेंट स्प्रेडर कि अगर आपको या मुझको या किसी को फीवर या सोर थ्रोट या सांस में तकलीफ नहीं भी है, तो भी हमें दूसरे इंसान को समझना चाहिए कि वो एक साइलेंट स्प्रेडर हो सकता है, और उस एक साइलेंट स्प्रेडर की वजह से ये वायरस कहीं से कहीं जाएगा और काफी लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरे लोगों को, दूसरे पर्सन को जिससे आप नए मिल रहे हैं, हमेशा सोचिए कि ही मे बी ए साइलेंट स्प्रेडर, और उसके लिए हमें प्रिकॉशन लेनी जरूरी है। जब हम ये मन में सोच रखेंगे, अपने आप को डिसिप्लिन करके रखेंगे कि हमने तो प्रिकॉशन लेनी ही है, तो हम चांसेस हैं कि हमारा कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तीसरा एस्पेक्ट, इन्वेस्ट इन हेल्थ। मैं जानता हूं डॉक्टर आहूजा ने भी बोला, डॉक्टर रवि गुप्ता ने भी बोला, हमारी एज में या 60s और 70s में जब बाकी बीमारियां भी हों, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, सो मेनी अगर बीमारियां हैं भी सही, तो अगर हम प्रिकॉशन पूरी तरीके से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। तो इन्वेस्ट इन हेल्थ कि अगर हम 45 मिनट्स एक्सरसाइज सुबह करें, सर जाए पर सैर ना जाए, हरकत में बरकत है, तो अगर हम सुबह और शाम अपनी हेल्थ के ऊपर या अपनी फैमिली की हेल्थ के ऊपर ध्यान रखेंगे, तो चांसेस हैं कि हमें वो इलनेस नहीं होगी। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन आवर ओन हेल्थ। और तीसरा, मुझे लगता है कि इस समय इंपॉर्टेंट है, अपना फिजिकल हेल्थ को तो अच्छा रखना ही रखना है, मगर मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखना है। अरुण जी से जब मेरी बात हुई तो अरुण जी ने भी बताया कि काफी लोग जो कॉर्पोरेट में हैं वो अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये
टाइम पीरियड काफी लंबा खिंचता चला जाए और हमारी नौकरी भी जाए या हमारी इनकम भी जाए। मुझे लगता है अगर हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, अगर हम 2020 में अपने आप को बिल्कुल फिट रखेंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास। ऐसे बहुत सारे समय पहले भी आए हैं। पहले 1914 से 1918 में भी पेंडेमिक आया था, मगर वो भी चला गया। 9/11 हुआ यूएस के अंदर, तो सभी लोगों ने सोचा कि काफी चेंज आ जाएगा, पर अल्टीमेटली दिस टू शैल पास। हमारी 1947 में काफी सारे जब पार्टीशन हुई, काफी लोग माइग्रेटरी बन गए, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए और इंडिया से पाकिस्तान गए, मगर दिस टू शैल पास। सो आवर थिंकिंग इज स्टे पॉजिटिव, stay healthy, stay safe, and ultimately we are absolutely sure we will conquer this. अरुण, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी जिसके भी मन में क्वेश्चंस हैं वो पूछे। कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होते, आंसर्स कैन बी स्टूपिड। ओके, ग्रेट सर। कुछ तो आपने इस पे रोशनी डाली दी, जैसे क्वेश्चंस थे प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग अनलॉक फेज, आप ऑलरेडी इसका जवाब दे चुके हैं सर। व्हेन वी हैव टू कोविड टेस्ट, व्हेन वी हैव टू गो फॉर कोविड टेस्ट, इफ यस व्हिच टेस्ट एंड वेयर? वेरी गुड। कोविड टेस्टिंग के बारे में हम सब ने काफी सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स देखे और काफी सारी आई वुड से अनसर्टेनिटी देखी, पर बिलीव मी ये अनसर्टेनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये अनसर्टेनिटी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। तो जब ये पेंडेमिक दिसंबर एंड में जब ये शुरू हुआ था, तो उसी समय से इवन यूएस में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी यही लेसन सीखा कि जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे उतना ज्यादा मालूम पड़ेगा कि किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और उतने लोगों को अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं तो हम आइसोलेट या क्वारंटाइन कर पाएंगे। अभी पिछले दिनों में जब काफी सारे कंट्रोवर्शियल थॉट्स थे, तो बहुत सारे फोन मुझे आते थे कि डॉक्टर साहब हमें फीवर आ रहा है, 1 दिन हो गया है या 7 दिन हो गए, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है कि टेस्ट कराना चाहिए। चाहे फीवर हो, चाहे सोर थ्रोट हो, चाहे वो सांस में थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो रही हो, तो टेस्ट कराना जरूरी है। अब वो टेस्ट पहले जब शुरू हुए थे तो वो RT-PCR टेस्ट शुरू हुए थे, जो कि एक आरएनए को जिसकी वजह से ये वायरल इन्फेक्शन हो रहा था उसकी टेस्टिंग थी, और उसमें नेजोफेरिंजियल स्वाब मींस एक स्वाब के द्वारा नाक की कैविटी में एक साइड में अंदर जाके एक कॉटन पीस के ऊपर एक वायरस का जो लोड है उसको टेस्ट कर लिया, मतलब उसके अंदर से डाला अंदर, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने उसके अंदर आरएनए देखा। तो वो जो है उसकी जो सेंसिटिविटी है बहुत अच्छी है कि अगर वो पॉजिटिव आता है तो दैट मीन्स आपको इन्फेक्शन है, और अगर वो नेगेटिव आता है तो अगर आपको फीवर भी है या सोर थ्रोट भी है या सांस में भी दिक्कत है तो एक बार फिर टेस्ट कराना चाहिए 4 या 5 दिन के बाद। क्यों? क्योंकि 2 चीजें हैं, एक तो है टेस्टिंग और एक है क्लिनिकल टेस्टिंग, कि अगर आपने ये सारे फीचर्स थे और अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब आप कोविड पॉजिटिव हैं, और अगर मान लो पहली बार में कोविड नेगेटिव आया मगर आपको अभी भी फीवर चल रहा है, अभी भी सोर थ्रोट है, अभी भी सांस में दिक्कत है, तो हो सकता है कि 4 या 5 दिन के बाद जब वो नेजोफेरिंजियल स्वाब लेंगे तो उसके अंदर पॉजिटिव आ सकता है। तो ये था टेस्ट RT-PCR कोविड टेस्ट। और जो दूसरा टेस्ट है जो बहुत ही लेट स्टेज में ICMR ने रिकमेंड करना शुरू किया, उसको कहते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट
रैपिड एंटीजन टेस्ट उन लोगों के लिए है जो स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल में है और आपको जल्दी से पता करना है कि 1 घंटे में पता करना है कि इसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसके लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट है। जो RT-PCR टेस्ट था वो 6 घंटे मिनिमम लेता है रिपोर्ट बनाने में कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। मगर इसमें एक कैच है। कैच ये है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो अगर नेगेटिव आता है तो आप 100% श्योर नहीं है कि आपको कोविड है या नहीं है। अगर पॉजिटिव आया फिर तो श्योर हो गए कि आपको कोविड पॉजिटिव हो। मगर अगर नेगेटिव आता है और साथ में अगर सिम्टम्स हैं, फीवर है, सोर थ्रोट है, मैं बार बार इसी चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूं, सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए और उसमें अगर पॉजिटिव है तो यू शुड बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव है देन यू शुड बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। तीसरा एस्पेक्ट, और जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है वो अभी इतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं हुई है। उसमें फॉर एग्जांपल जिसको पॉजिटिव निकल आ चुका है और उसने अगर मान लो, हम मुझे लगता है बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे प्लाज्मा के ऊपर, प्लाज्मा बैंक के ऊपर, तो उसमें जो अगर किसी इंसान को पॉजिटिव हो चुका है और वो रिकवर भी कर चुका है, नेगेटिव भी हो चुका है, उस समय अगर उनकी एंटीबॉडीज कितनी अंदर बनी हुई हैं वो देखने के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है, विच विल डिस्कस स्लाइटली लेटर ऑन। तो ये है टेस्ट RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, कैन यू कैच कोरोना वायरस मोर देन वंस और डज ए पर्सन बिकम इम्यून टू द वायरस फॉरएवर? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें अगर हमें कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया है, टेस्ट से आ चुका है और हमारे अभी भी क्लिनिकल फीचर्स खत्म हो गए हैं, फॉर एग्जांपल 10वें या 12वें दिन तक ये खत्म हो जाते हैं, उसके बाद अगर हमने कोरोना टेस्ट फिर कराया या कोविड टेस्ट फिर कराया और वो अगर नेगेटिव हो गया है तो डेफिनेटली हमें वो जो इन्फेक्शन होना था, जो स्प्रेड होना था हमारे थ्रू, वो हो चुका है, अब इसके बाद नहीं होगा। मगर क्योंकि अभी ये एक शॉर्ट पीरियड है, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं इस नोवेल वायरस को आए हुए, तो ये अभी तक प्रूव या डिसप्रूव नहीं किया गया है कि लॉन्ग रन में इम्यूनिटी हो गई या नहीं हुई। हो सकता है कि आपको सारी उम्र के लिए इम्यूनिटी हो जाए, कि आपको क्योंकि एक बार पॉजिटिव हो चुके हो, एक बार नेगेटिव आ चुका है, उसके बाद दोबारा इन्फेक्शन ना हो। मगर अभी भी ये कहना 100% कि यस आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा वो गलत है। उसकी अभी भी रिसर्च चल रही है, फाइनल आंसर अभी भी नहीं मिला है। सर कुछ क्वेश्चंस प्लाज्मा थेरेपी पे हैं, तो उसके लिए a lot of articles claim that plasma therapy is one of the few treatment that has shown promise in India. Countries like US had been trying this for a while. Or what exactly does plasma therapy for COVID-19 involves? What are the risks associated with it? और जब एक रिकवर्ड होते हैं और प्लाज्मा को डोनेट करते हैं तो क्या उससे 1 to 1 ही होता है कि एक डोनर से एक ही बेनिफिटेड होता है, या एक डोनर से कई पेशेंट्स बेनिफिटेड हो सकते हैं? तो इसके बारे में, और आप इनकरेज करेंगे डोनर प्लाज्मा के लिए, और क्या ये नेसेसरी है इस वक्त कि जो लोग रिकवर हो गए हैं? क्योंकि देखिए आज भी 25,000 24,000 हैं और अब हम यूएस के बाद पर डे के हाइक में सेकंड चल रहे हैं और हमारी रिकवरी रेट हाई है और हमारे पास काफी लोग जो रिकवर हो चुके हैं वो हैं। तो क्या हम उनका यूज कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। इसका आंसर अभी जैसे मैंने बताया था कि आपको एक बार कोरोना पॉजिटिव आ गया, कोविड पॉजिटिव आ गया और 10-12 दिन के बाद आपने फिर जब टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव आ गया। जब वो नेगेटिव आ गया दैट मीन्स अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं विदाउट इन्फेक्टिंग अदर्स,
but still taking the precautions of mask, hand washing, etc. अब मान लो किसी और को कोविड पॉजिटिव आया है और मान लो कि उनको कोमॉर्बिडिटीज भी हैं, कोमॉर्बिडिटीज मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, और उनका जो वायरल लोड है, जो वायरस उनके अंदर जा चुका है, वो वायरल लोड ज्यादा है और ज्यादा संक्रमण होने की वजह से उनकी हालत डे बाय डे डिटेरियोरेट कर रही है। मैंने जैसे पहले भी एक्सप्रेस किया था कि 95% पेशेंट्स तो सिर्फ फ्लू करके ठीक हो जाएंगे, 95%। इसलिए पैनिक की जरा भी जरूरत नहीं है। 95% लोग तो फ्लू समझ के, वायरस भी फ्लू करेगा, थोड़ा सा फीवर करेगा, थोड़ा सा सोर थ्रोट करेगा और उसके बाद ठीक हो जाएंगे। मगर सिर्फ 5% में ये चांसेस हैं कि जब वायरल लोड ज्यादा होगा तो उसकी वजह से डिटोरेशन हो सकती है, और वो डिटोरेशन थोड़ी सडन भी हो सकती है इन 3 to 3.5% पेशेंट्स में। जब उस समय वो स्टेज है कि आपका फीवर भी चल रहा है और सांस में दिक्कत भी बढ़ती चली जा रही है, सोर थ्रोट भी है, तो उस समय डेफिनेटली एक इंडिकेशन है कि हम जो अपने हाथ में आर्म्स हैं वो यूज करें, और उसके लिए प्लाज्मा पहली चीज। दूसरी, फॉर एग्जांपल एंटी वायरल एजेंट्स, रेमडेसिविर या फ्लूवेर या बाकी जो आइवरमेक्टिन, ये सब मेडिसिन हैं, मगर इसके और एससीक्यूज के बारे में भी जो टेबलेट्स हैं, तो इसके बारे में भी काफी लोग स्टडीज चल रही हैं, मगर अभी भी बियॉन्ड डाउट ये कहना कि 100% फायदा होगा या नहीं होगा, ये अभी प्लस माइनस है। मगर इंटरमीडिएट स्टेज में, दैट मीन्स आप बिल्कुल थोड़ा सा फीवर था, आपकी सिचुएशन खराब होनी शुरू हुई, तो उस समय प्लाज्मा देने से डेफिनेटली एडवांटेज हो रहा है, एडवांटेज मिल रहा है। अब प्लाज्मा आप लाएंगे कहां से? प्लाज्मा या ब्लड डोनेशन, जैसे कि हमेशा किसी को ब्लड एक किस्म से जैसे हम देते हैं उसी तरीके से प्लाज्मा देते हैं, उसमें उसी इंसान को प्लाज्मा देना होगा जो पहले पॉजिटिव आया था, फिर उसके बाद वो नेगेटिव हो गया, उसके जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन चुके हैं, वो एंटीबॉडीज नेक्स्ट पेशेंट जिसमें थोड़ा सा सीवियर होता जा रहा है इन्फेक्शन, उसमें काम कर सकते हैं, उसमें एडवांटेज दे सकते हैं। अगर पेशेंट बिल्कुल ही सीवियर फॉर्म में आ चुका है, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% पेशेंट्स ऑफ द टोटल इन्फेक्शंस, अगर वो वेंटिलेटर पे चले गए हैं और बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ लंग इन्फेक्शन हो चुका है, उसमें प्लाज्मा ज्यादा काम नहीं करता। तो मॉडरेट जो स्टेज है उसमें प्लाज्मा काम करता है, और इट इज बेटर आप जब अगर मान लो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हो, उसके बाद आपकी जो लोकल अथॉरिटीज हैं उन सबको मालूम है कि आप अब ठीक हो चुके हैं, तो डेफिनेटली अगर हमें चांस मिलता है प्लाज्मा डोनेट करने का फॉर द वेल बीइंग ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, डेफिनेटली वी शुड डू इट, वी शुड गो अहेड। उसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा डेफिनेटली है। और जो एंटीबॉडीज, ये मत सोचो कि हमारी एंटीबॉडीज ही सारी दूसरे पे चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। एंटीबॉडीज जो बनी है वो जब दूसरे का फायदा करेंगी तो हमारी बॉडी के अंदर और एंटीबॉडीज बनेगी, और वो हमें तो सेफ रखेंगी ही रखेंगी और दूसरे को भी फायदा कर सकती। तो प्लाज्मा देना अच्छी बात। प्लाज्मा सीवियर पेशेंट्स को जो कि वेंटिलेटर पे जा चुके हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं। मॉडरेट सीवियरिटी है, यस डेफिनेटली फायदा है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। सर 1 to 1 और 1 to many? 1 to 1 इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि एक टाइम पे जब प्लाज्मा लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 घंटा लगता है, और वो हम एक किसी पेशेंट को दे सकते हैं। मगर कुछ समय के बाद अगर फिर भी आप एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, अगर एंटीबॉडी टेस्ट अच्छे आ रहे हैं तो बाद में भी दिया जा सकता है। मगर इस समय बेटर आंसर ये रहता है कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को दे दिया जाए। सर ये कोई ब्लड टाइप्स के ऊपर, ये भी कोरोना वायरस की फाइट में ब्लड टाइप जैसे A+, B+O, क्या इसका कोई रिलेशन है दोनों का आपस में? या वेरी गुड क्वेश्चन। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा O पॉजिटिव हूं मैं, इसलिए मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा।
और मेरा दुश्मन जो है वो बी पॉजिटिव है तो उसको हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हर एक को, चाहे ओ पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ए बी, कोई भी हो, कोरोना किसी को नहीं छोड़ता। और सबसे मैं तो ये कहूंगा कि पॉजिटिव रहने का एक तरीका ये भी है कि कोरोना ने सबको बराबर कर दिया, चाहे वो अमीर नेशंस थे या गरीब नेशंस थे, या अमीर लोग थे या गरीब लोग थे। उसने कहीं भी, उसके मन में, कोरोना के मन में कोई भेदभाव नहीं है। उसके मन में तो यह है कि अगर इसको इन्फेक्शन करना है तो करना ही है। अगर ये पहले शुरू में जब ये इन्फेक्शन, हम सब जानते ही हैं, जब ये शुरू हुआ था तो मोर देन 60 इयर्स की जब एज होती थी, डेफिनेटली एक डर था। और मगर अब रिसेंटली आप इमेजिन करिए कि यंग पेशेंट्स में भी वायरल लोड बड़ा होने की वजह से भी सीरियसनेस आती जा रही है, डेथ्स भी हो रही हैं। तो इसके लिए मैं पहले वाली जो मन में जो धारणा थी, क्योंकि हम तो एल्डरली नहीं हैं, हम तो यंग हैं, इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है मास्क पहनने की या सोशल डिस्टेंस की या हाथ धोने की, वो गलत धारणा है। तो उसके लिए रिक्वेस्ट यही है, यंग और ओल्ड, टेक ऑल द प्रिकॉशंस, ब्लड ग्रुप बी और ए और व्हाटसएवर, देयर इज नो डिफरेंस। सर एक क्वेरी है कि नियरली डिकेड लग जाता है नई वैक्सीन को रिसर्च करने के लिए, तो अब क्या डिफरेंट हो रहा है कि अब ये वैक्सीन को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि वैसे तो वैक्सीन क्या हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं, या उसकी क्या रीजन है कि इतनी जल्दी हमने वैक्सीन बनानी शुरू की और हम 4 to 5 मंथ्स में उसका रिजल्ट भी चाह रहे हैं, जबकि डिकेड्स लग जाती है एक वैक्सीन को डेवलप करने के लिए? प्लीज। इसका आंसर, बड़ा पॉजिटिव आंसर ये है कि जो फ्लू है, जो वायरस होने की वजह से जो फ्लू हो रहा था, उसकी फ्लू की, इन्फ्लुएंजा फ्लू की या बाकी फ्लू वायरस, उसकी वैक्सीन की डेवलपमेंट काफी हद तक यूज हो रही थी। उसी जो नॉलेज थी वो बढ़ चुकी है। मगर इसका ये आंसर नहीं है कि 15 अगस्त तक वैक्सीन निकल आएगी, ऐसा आंसर नहीं है। हमें, आई नो ये क्वेश्चनेबल है कि कुछ एजेंसीज ने कह दिया है कि 15 अगस्त से सबको वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी वो समय नहीं आया, अभी डेफिनेटली टेस्टिंग हो रही है। कुछ कंपनीज, कुछ इवन यूनिवर्सल, इंग्लैंड में भी, ऑक्सफोर्ड में भी और बाकी इंडिया में भी, बायोटेक्स में भी, काफी जगह काफी डेवलपमेंट हो रही है। मगर अभी वो स्टेज नहीं आई कि हमारी सारी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पहले इससे प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए कि ये वैक्सीन सेफ है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वैक्सीन हैज टू बी गिवन बट इट हैज टू बी सेफेस्ट बेट, कि इसकी वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो जो अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, डेफिनेटली वो फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं। मगर मुझे नहीं लगता, और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, WHO की भी रिपोर्ट से भी ये लगता है कि अभी ऐसा नहीं है कि 1 जुलाई अब हो चुका है और अगस्त में वैक्सीन आ जाएगी और सारा कोरोना वायरस भाग जाएगा। नो, कोरोना हैज टू स्टे विद अस, वी हैव टू स्टे विद कोरोना, बट ओनली थिंग इज वी शुड कैरी ऑन टेकिंग द प्रिकॉशंस। वैक्सीन आने में अभी डेफिनेटली समय लगेगा। सर कुछ कंट्रीज ने, क्या हमको उन कंट्रीज से क्या सीख लेनी चाहिए कि जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, चेक रिपब्लिक, न्यूजीलैंड और इवन कुछ ऐसी जो जिनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा, इवन चाइना ने भी कंटेन किया इस वायरस को, और यूएसए और इंडिया अब इतनी हॉटस्पॉट बन चुके हैं कि अब हम इतनी ज्यादा तरफ जा रहे हैं, तो आपकी क्या है कि क्या सीख लेनी चाहिए हमको इनसे? Before I answer your question, I would love to answer Dr. Rish Ahuja जी। डॉक्टर साहब ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पहले पूछे, पहले मैं आपका। सर मैंने हैंड रेज किया था कि बाद में हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं और मैं जरा कुछ कनेक्टेड हूँ स्वामी रामदेव जी की वजह से, मैं इसलिए आपकी वजह, क्योंकि स्वामी रामदेव जी ने पीछे जो कहा था, एक उन्होंने इम्यूनिटी की दवाई बनाई थी, 3 उसमें आइटम थी, वो श्वासरी तो सुबह की थी और अनु तेल था, उसमें था गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा का एक था अलग अलग। अब उन्होंने कोरोनिल बनाई, मैंने वो पहले मेरे पास उन्होंने भेजी थी, मैंने सबको बांटी और लोगों से पूछा, उनको कुछ फील हुआ कि ठीक हो। लेकिन रवि जी कहते हैं
वो तो 12 दिन में अपने आप 10 दिन में ठीक हो जाता, तो पता नहीं उसका असर हुआ कि नहीं हुआ, मैं नहीं जानता। लेकिन अभी कोरोनिल भी आई है, मैंने सबको दी है, और मेरे पास वो स्वामी जी ने भेज दिया, हालांकि बड़ा मुश्किल से है क्योंकि अभी उन्होंने मार्केट भी नहीं की थी, मेरे को दी, और उसके बाद अब तो मार्केट शुरू हो गया। उसमें कंट्रोवर्सी बहुत हुई है, आपको पता ही है, और कंट्रोवर्सी वही है जो आजकल उसकी हो रही है वैक्सीन की, वो भी वही कंट्रोवर्सी है कि ये इतनी जल्दी कैसे बन जाएगी और इतनी जल्दी क्या है। लेकिन मेरे को ये बोला गया, आप ठीक है कि गलत वो तो आप बताइए, कि आयुर्वेदिक के साइड इफेक्ट कम होते हैं। अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो हम खा भी लें तो कोई बुरा तो नहीं होना, खराब तो नहीं होनी चाहिए चीज। यही पूछना चाहता था, क्योंकि मैंने लोगों को दी, लोग मुझे बाद में ना कहें कि आपने ये क्या कर दिया, मुझे डर लगने लग गया। तो इसीलिए पूछना था, और कोई चीज नहीं। श्योर श्योर, पहले मैं आपका आंसर करूंगा, फिर मैं इंटरनेशनल लेसन्स में जाऊंगा। इसका आंसर एज आपने बिल्कुल ठीक प्रेजेंट किया कि कंट्रोवर्शियल है, और अभी भी लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट अबाउट इट, कि चाहे वो इंग्लैंड की वैक्सीन है, चाहे वो बाकी चाइना की या बाकी सारी कंट्रीज की जो प्रोग्रेस हुई है, उसके लिए हमें प्रूव और डिसप्रूव करना बहुत लाजमी है कि ये इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं। मगर ये कहना कि क्योंकि होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं होते तो इसलिए लेनी चाहिए, वो मुझे लगता है गलत धारणा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन की भस्म होती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान ने भस्म बहुत टाइम तक लेते रहे ये सोच के कि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लिवर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस चीज पे हमें अभी इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसलिए इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे, ले लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब तक ये पूरी तरीके से साइंटिफिक स्टडी ना हो जाए और साइंटिफिकली प्रूव ना हो जाए कि इनको पॉजिटिव था, इन्होंने मेडिसिन ली, इनकी वजह से नेगेटिव हो गए, यस वो दैट विल बी द आंसर। और उसके लिए भी सिर्फ 100 पेशेंट्स की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो लैक्स ऑफ पेशेंट्स की भी जरूरत है, सो दैट ट्रायल्स बिल्कुल रैंडमाइज्ड ट्रायल्स हो, सो दैट हम उसके ऊपर विश्वास कर सकें। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि चैलेंज ये आया कि थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया गया। तो जब जल्दबाजी में विदाउट डूइंग मच ऑफ रिसर्च इफ सच काइंड ऑफ डिसीजंस आर टेकन, तो डेफिनेटली इट बिकम्स कंट्रोवर्शियल। तो मैं अपनी तरफ से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी देने की और लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप 90% में वैसे ही आ रहे हैं, अगर आप लेंगे भी सही तो भी 90% ठीक हो जाएंगे, नहीं भी लेंगे तो भी 90% में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब वैसे मैं भस्म नहीं बिलीव करता। गिलोय तो मैं 2 साल से ले रहा हूँ, आंवला जूस में 15 साल से ले रहा हूँ, मैं एलोवेरा भी 15 साल से ले रहा हूँ। मेरे तो चश्मा भी उतर गया था उस एलोवेरा को और यूज करने के लिए। और गिलोय भी बहुत अच्छी चीज है। तुलसी तो मैं रोज ताजी खाते हैं। तो उसमें है ही क्या, उसमें 3 चीजें तो हैं, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि अगर मैं तो ले ही नहीं रहा दवाई, क्योंकि मैं तो रोज ही ले रहा हूँ, तो रोज ही खाते हैं पुराने, और नेचुरल खाया जा रहा है, तो वाई टेक दिस। लेकिन मेरे को जो ये कंट्रोवर्सी तो आएगी सर, ये तो पक्की बात है, कंट्रोवर्सी तो आएगी। लेकिन ये मैंने देखा है, प्रूवन फैक्ट है कि गिलोय बहुत अच्छी चीज है, ये प्रूवन फैक्ट है। और तुलसी तो सभी को पता है, हमारे घर के पुराने तो सारे तुलसी की बातें तो होती थी। मैं तो कई सालों से दालचीनी, लौंग, काली मिर्च का काढ़ा कई साल से ले रहा हूं। इसके लिए डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल सेम चीज अपने आप पे बता दूं कि मुझे भी नेचुरल थेरेपी में बहुत ज्यादा विश्वास है। मैं भी अभी भी ऐनक नहीं लगाता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इस उम्र में ऐसे ऑपरेशन कैसे कर लेते हैं, इतने प्रिसाइज, जो बिना ऐनक लगाए, या आप कैसे बालों को या बाकी सब। तो व्हाट आई मीन से कि तुलसी, आंवला मैं भी रोज लेता हूं और पिछले कई सालों से लेता आ रहा हूं, आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो नेचर ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, बस हमें उसकी नॉलेज होनी जरूरी है और उसके ऊपर विश्वास होना जरूरी है। और उसकी वजह से अब ये अगर रिसर्च प्रूव कर देती कि यस पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द रिसर्च प्रोडक्ट। नाउ कमिंग बैक टू अरुण आहूजा's क्वेश्चंस, कि जो क्या लेसन्स लिए हमने पिछले कुछ महीनों में
from Italy, from UK, from America and China especially, कि सबसे पहला जो लेसन जो ले लिया साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया से और जापान से, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। जितने ज्यादा हम टेस्ट करेंगे, जितनी ज्यादा पॉजिटिव आएंगे भी सही, तो उनको हम आइसोलेशन या क्वारंटाइन कर पाएंगे, उसकी वजह से हम पेंडेमिक को कंटेन कर पाएंगे। आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट लेसन। न्यूजीलैंड में आप सब जानते हैं, न्यूजीलैंड में उन्होंने इतने सारे टेस्ट किए कि आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हमारे पास कोरोना वायरस का एक भी पेशेंट नहीं है। अभी एक पेशेंट ने ट्रैवल जब किया फ्रॉम यूरोप टू न्यूजीलैंड, उन्होंने उनको भी क्वारंटाइन और आइसोलेशन कर दिया, सो दैट हमारी कंट्री में अब इन्फेक्शन 0 हो गया है। तो दैट इज द साइंटिफिक मेथड वन। सेकेंड एस्पेक्ट फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम इटली में हमने देखा कि इतने सारे पेशेंट्स, इतने सारे लोगों ने जब लॉकडाउन को रिलीजियसली फॉलो नहीं किया और उन्होंने जा के आपस में डांस भी किए, बीचेस में भी गए और सब जगह मिले और अपनी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग या हैंड वॉशिंग या मास्क नहीं यूज किए, तो इन्फेक्शन एकदम बढ़ा। और जब वो इन्फेक्शन बहुत बढ़ा, जब वर्कलोड, पेशेंट लोड बढ़ना शुरू हुआ, तो हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉइज थे, हेल्थ केयर वर्कर्स, वो बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हुए और उनकी वजह से हॉस्पिटल वाले जो पेशेंट्स थे, उनकी वजह से और ज्यादा लोग इन्फेक्ट होने शुरू हो गए। तो इसके लिए लेसन जो इटली से स्पेशली लिया, जब डॉक्टर्स भी मरने लगे, जब हेल्थ केयर वर्कर्स भी मरने लगे, कि इस समय ये जरूरी है कि SMS को डेफिनेटली फॉलो कराओ पब्लिक से, सो दैट अल्टीमेटली इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। अगर हम खुद एक क्राउड में नहीं जाएंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, मास्क यूज करेंगे, सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग करेंगे, हॉस्पिटल कम से कम जाएंगे, तो हेल्थ केयर वर्कर्स भी स्ट्रेस नहीं आएगा, उसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। तो इसके लिए ये बिगेस्ट लेसन था कि हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिजर्व करो, उनका जो काम कर रहे हैं उनको पूरा काम करने दो, सो दैट उनकी वजह से बाकी लोगों को भी इन्फेक्शन ना हो और उनमें भी मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी या डेथ ना हो। तो ये बहुत बड़ा लेसन था जो हमें स्पेशली चाइना से और इटली से सीखने को मिला। सर एक क्वेरी आ रही है कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने और कुछ गवर्नमेंट्स ने ये किया कि हर हॉस्पिटल में, प्राइवेट नर्सिंग होम में कुछ बेड्स को रिजर्व कर दिया गया फॉर कोविड पेशेंट। तो कुछ सजेशंस ये भी आए कि हमको नॉन कोविड हॉस्पिटल भी असाइन करने चाहिए, क्योंकि इस वक्त क्या है कि ओल्ड एज, जैसे कोई डायलिसिस की जरूरत है और किसी को उनको हॉस्पिटल को विजिट करने की जरूरत है, अगर हम हर नर्सिंग होम में कोविड पेशेंट्स के रखेंगे तो हॉस्पिटल में जाने के लिए डर पैदा हो जाता है। तो उसके लिए आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है कि हमको कुछ नॉन कोविड हॉस्पिटल जिसमें कोविड के केसेस नहीं है, ताकि हमारे एल्डर पर्सन्स और जो ऑलरेडी जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, कैंसर हो गए, हार्ट डिजीज हो गई, डायलिसिस हो गया, तो वहां पर बहुत डर हो गया है कि हॉस्पिटल में कहीं ऐसा ना हो कि ये भी एक हमारे लिए एक चैलेंज बन जाए। बहुत अच्छा अरुण, ये स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्राजील के अंदर जो और बाकी कंट्रीज में भी काफी ज्यादा इसी टाइप का प्लस माइनस चलता रहा और कुछ जगहों पे, कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ कंट्रीज में बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं और ये नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं। तो उसकी वजह से जो क्रॉस इन्फेक्शन हुआ वो डेफिनेटली कम हो गया। अगर हम नॉन कोविड हॉस्पिटल में अब हाफ बेड्स को कोविड कर देंगे और हाफ बेड्स को नॉन कोविड कर देंगे, तो चांसेस हैं कि हॉस्पिटल जो नॉन कोविड पेशेंट गया है वो भी शायद पॉजिटिव होके आ सकता है, आ जाएगा। तो इसके लिए डेफिनेटली एक पॉलिसी थी। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं डलना चाहता अबाउट द डिसीजंस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस एलजी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, बट आवर थिंकिंग इज लाउड एंड क्लियर कि जितना ज्यादा हो सकता है सेपरेट रखना चाहिए कोविड एंड नॉन कोविड पेशेंट्स को, सो दैट आपस में इंफेक्शन के चांसेस कम से कम हो। दूसरी बात,
जब ये पेंडेमिक पहली बार आया, ये जब नॉवल करके वायरस आया, किसी को मालूम अभी भी नहीं है और पहले भी नहीं था कि कितने समय तक ये चलेगा। अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा है। तो इसमें अब डेफिनेटली ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम कोविड की ट्रीटमेंट करते करते नॉन कोविड पेशेंट्स को लूज करना शुरू कर दें। तो मुझे लगता है कि नॉन कोविड पेशेंट्स को भी अब बहुत केयरफुल होना चाहिए कि अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करें। डेफिनेटली डॉक्टर से, चाहे वो टेलीमेडिसिन के थ्रू या हॉस्पिटल्स के थ्रू या क्लिनिक्स के थ्रू, डेफिनेटली एडवाइस लेते रहें, सो दैट, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं कि ये 1 महीना या 4 महीने या 6 महीने अभी लगेंगे। तो नॉन कोविड पेशेंट्स को भी डेफिनेटली पूरा हक है, और स्पेशली जो आपने अभी अच्छी तरह से मेंशन किया, ऑन्कोलॉजी के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट्स, या स्पेशली जिनका ट्रांसप्लांट चल रहा है, जिनका डायलिसिस चल रहा है, जिनकी फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी वगैरह है, तो जब इनकी इम्यूनिटी कम होती है, एक स्पेशल केयर मिलनी चाहिए सो दैट इनको इन्फेक्शन ना हो और इन्फेक्शन की वजह से डेफिनेटली मॉर्बिडिटी या मॉर्टिलिटी बढ़ ना जाए। सर अरुण जी रवि जी ने हैंड रेज किया था, लेकिन वो वर्चुअल हैंड नहीं कर रहे, फिजिकल हैंड रेज कर रहे। वर्चुअल करो सर, और रवि जी तो फिजिकल करा तो उनको अलाउ कर दो। रवि जी पूछिए प्लीज। यस डॉक्टर साहब, एक ये इम्यूनिटी की बात करते हैं आजकल हम कि भाई इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, और इम्यूनिटी के लिए हम कहते हैं कि जैसे तुलसी खा लो, हल्दी खा लो, लौंग है, अपने जो भी तरीके हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के। अब ये सब हम रेगुलरली लेते रहते हैं, पर क्या इसका कोई मेजर भी है? अब मेरी इम्यूनिटी कितनी बड़ी है, ठीक है नहीं है, क्या इसका कोई टेस्ट या कोई मेजर इसका हो सकता है? वंडरफुल क्वेश्चन। इसका बेसिकली क्या है कि इम्यूनिटी बूस्टर्स बहुत सारे थे, बहुत सारे हैं। जैसे डॉक्टर गिरीश आहूजा जी ने कहा कि नेचुरल बूस्टर्स जो हैं वो बेस्ट बूस्टर्स हैं, है ना? वो आप भी वही एग्री कर रहे हैं कि डेफिनेटली वी शुड कैरी ऑन टेकिंग दोज इम्यूनिटी बूस्टर्स। मगर अब ये जो अटैक है, ये जो इम्यूनिटी का कोरोना का अटैक है, वेदर उतनी इम्यूनिटी पे इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए अभी टेस्ट नहीं है, उसके लिए अभी टेस्ट नहीं है। बाकी अगर इम्यूनिटी के लिए हम IgG, IgM लेवल ब्लड टेस्ट करते हैं और उससे मालूम पड़ जाता है कि हमारे को कितना रेजिस्टेंस हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो चुकी है। मगर इसके लिए, कोरोना के लिए IgG पॉजिटिव होना या IgM पॉजिटिव होना या इम्यूनोग्लोबुलिन्स पॉजिटिव होना, उसके लिए पहले इन्फेक्शन होना होगा। इन्फेक्शन हो जाएगा तो बॉडी के अंदर पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए हमें कोशिश यही होनी चाहिए कि अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस को नेचुरल तरीके से, एक्सरसाइज करने से, डाइट अच्छी रखने से डेफिनेटली इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें। जहां पे भी किसी को भी लगता है कि इम्यूनिटी कम है, एंड जैसे मैंने अभी मेंशन किया था, कैंसर पेशेंट्स या ट्रांसप्लांट पेशेंट्स या डायलिसिस वाले पेशेंट्स, या इन लोगों की इम्यूनिटी डेफिनेटली कम होती है, तो हम कई बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि इवन कीमोथेरेपी की ड्रग्स बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय इम्यूनो सप्रेशन वायरस की वजह से हो रहा है। तो टेस्टिंग नहीं, मगर नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टिंग कंटिन्यू करो। सर कुछ क्वेश्चंस हमारे पे मीटिंग्स के भी आ रहे हैं और यूट्यूब के भी आते हैं। शिवम, कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब के भी लीजिए, फिर हमारे पास जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं अभी तो उसको हम फिर लेते हैं, क्योंकि कुछ मीटिंग्स में जो हमारे अटेंड कर रहे हैं पार्टिसिपेंट, उनके भी। Firstly, thank you so much for this amazing presentation, sir. First question is coming from CA Anuruddh Tiwari. एक मिनट, आपको मैं पहले कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि आपकी बैकग्राउंड और वर्चुअल बैकग्राउंड डॉक्टर गिरीश आहूजा जी की सिमिलर है, सैन फ्रांसिस्को ब्रिज है, तो ऑन द राइट पाथ। सर हमें तरीका आ गया वर्चुअल बैकग्राउंड लानी कैसे है, 2 मिनट का काम है। इसी चीज को मैंने अप्रिशिएट किया कह के। यस शिवम, गो अहेड। So the first question is coming from Mr. Diwakar Mishra. I am unmuting, sir. Yes. Yes, sir. Sir, good morning, sir. Morning. Sir, actually, I'm working in NBCC and I'm going for office, leaving one day, one by one. And for yesterday, sir, I suffered from headache and some fever. And I have measured that it was about 100.4 degree Fahrenheit.
and in night I am can't sleeping. Then I have taken the paracetamol 500. Then in morning I am well. Then I am thinking that if I go to for testing of COVID, or it is not required that now. मेरी फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इस बारे में कि Yes, sir. अगर आपको फीवर चल रहा है और अगर 100 से ज्यादा फीवर हो रहा है और 2 या 3 दिन तक चलता चला जा रहा है तो डेफिनेटली टेस्टिंग करानी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं साफ आपको बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ये सोचते थे कि हमें फीवर चल रहा है, हमने तो किसी से कांटेक्ट नहीं किया, मगर वो पॉजिटिव निकले और वो पॉजिटिव निकले और उसके बाद सारा परिवार पॉजिटिव हो गया। तो इसमें आंसर इज लाउड एंड क्लियर कि अगर फीवर कंटिन्यू हो रहा है, अगर सोर थ्रोट चल रहा है, अगर सांस में जरा भी दिक्कत हो रही है, अगर कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या हार्ट डिजीज है या कुछ है, तो डेफिनेटली टेस्ट कराना चाहिए। और जब अगर आप रोज ऑफिस में जा रहे हैं तो आपको यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेनी ही चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि अभी हॉस्पिटल अपने ऑफिस में मत जाएं, क्योंकि यू कैन बी ए साइलेंट स्प्रेडर एंड इफ यू आर ए साइलेंट स्प्रेडर, आपकी हो सकता है इम्यूनिटी अच्छी हो, आप हो सकता है 10 दिन 12 दिन में ठीक हो जाएं, मगर कुछ अगर आपने वायरल लोड किसी एजेड को दे दिया या किसी ऐसे इंसान को दे दिया जिसके घर में एजेड लोग हैं, तो हो सकता है इन्फेक्शन ट्रांसमिट होना चलाता जाए। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, अभी आपने सबने मीडिया में देखा होगा, भिलवाड़ा में और जयपुर में दूल्हा दुल्हन शादी हुई और उसमें कितने सारे लोग आए, अल्टीमेटली 48 घंटे के बाद दूल्हा की डेथ हो गई। व्हाई? बिकॉज ही वाज हैविंग फीवर and still he collected people, और उसकी वजह से उन्होंने टेस्ट नहीं कराया था, इसकी वजह से कितने सारे लोगों को उन्होंने इन्फेक्शन दे दिया होगा, वो आज सोचने की बात है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर फीवर आ रहा है, देयर इज नो पॉइंट इन नॉट गेटिंग द टेस्ट डन। टेस्ट करा के निश्चिंत हो जाओ, पॉजिटिव हो तो भी निश्चिंत हो जाओ कि 90% ठीक हो जाओगे, 95% ठीक हो जाओगे। अगर बाकी क्वारंटाइन तो कर लोगे, अपने आप को घर में तो रख लोगे, अपने परिवार को, बूढ़े माँ बाप को तो बचा लोगे, और अगर मान लो नेगेटिव आते हो तो भी प्रिकॉशन लेते रहो जब तक कि फीवर बिल्कुल ठीक ना हो जाए। थैंक यू डियर। जी सर, तो एक सर क्वेश्चन ये था कि सर डायरेक्ट जाके हम टेस्ट करा सकते हैं कि उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट जरूरी है? अभी तक यही सिचुएशन है कि आपको डॉक्टर को मिलना होगा और डॉक्टर से डेफिनेटली लिखवाना होगा, तभी कोविड टेस्ट हो सकता है। बीच में अभी 2 दिन पहले ही आईसीएमआर की गाइडलाइंस थी कि सबका राइट है कि टेस्ट करा सकते हैं, पर मैं ये इन कंट्रोल गाइडलाइंस में या इन कंट्रोवर्सीज में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस डेली चेंज, डायनामिक चेंज होती जा रही है। तो इस समय स्टेटस ये है कि आपको किसी डॉक्टर को मिलना चाहिए, डॉक्टर को अपना फीवर चेक कराना चाहिए और प्लस उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि सर मैं अपना टेस्ट कराना चाहता हूं, तो डेफिनेटली ही कैन आस्क फॉर राइट इट और रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन से आपका टेस्ट हो सकता है। यस सर, थैंक यू सर। गुड, गॉड ब्लेस यू। Next question is coming from Dr. Ankit Bhatia. Yes. Sure. Hello, good morning. I'm Dr. Ankit Bhatia. I'm working as an SR in Safdarjung Hospital, and I also done my corona duty. We have seen, I'm very happy and very glad that I've got this platform to share whatever experience that I have gained or working in corona wards and even operating on cases on corona in emergency. And one question, that was a wonderful presentation by Dr. Praveen Bhatia. And further, I would like to ask one more question, because this is the dilemma that we are facing in day-to-day life. As the cases are growing in number, usually the family groups are coming positive. It's not just the one family member is coming positive. These days, multiple family members living under the same roof are coming positive. So I would like to have your views if like multiple family members living in the same roof or the same household, sharing the same kitchen, comes positive. So what is the isolation? How family members should distance from each other? Like, do we need to isolate each person in different room, or they can live a normal life and wait for the time to pass as they isolate from the society themselves? Very nice question, Ankit. I must say
you are more experienced in dealing with these kind of patient than I am, as simple as that, and you are operating on COVID positive patient also, and it is a real service to mankind. It is a real service to mankind that you are doing. One. Second thing is, अभी जैसे अभी मेरे से किसी ने पूछा था, अगर घर में किसी को फीवर हुआ है और उसको टेस्ट कराना चाहिए या नहीं टेस्ट कराना चाहिए, मुझे लगता है उसका आंसर आपने ज्यादा दिया कि अल्टीमेटली अगर मुझे पॉजिटिव निकल आया तो मैं अपने सारे परिवार को भी डेफिनेटली बचा सकता हूं उनसे आइसोलेशन करके, क्वारंटाइन करके। अगर मेरा पॉजिटिव आया, मुझे डेफिनेटली एक कमरे में रहना चाहिए और मुझे बार बार हैंड वॉश करना चाहिए, मुझे पूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि बाकी फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्शन ना हो। मगर अब देखने में आ रहा है कि जब एक ने प्रिकॉशन नहीं ली तो बाकी लोगों को, परिवार के लोगों को भी इन्फेक्शन होता चला जा रहा है, और उस समय हो सकता है कि उन लोगों को सिम्टम नहीं भी आए तो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उस समय डेफिनेटली उस परिवार को कंटेन कर लेना चाहिए और बाकी लोगों से नहीं मिलना चाहिए। आइडियल आंसर तो यह है कि अगर आपका घर इतना बड़ा है कि हर एक कमरे में रह सकते हैं और एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, नथिंग लाइक इट। मगर अगर आपने सबने टेस्ट करा लिए और सबके अगर पॉजिटिव आए हैं और आपके घर में इतनी स्पेस नहीं है कि आप अलग अलग रह सकते हैं, इट इज फाइन, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर पॉजिटिव, यू आर नॉट। अगर कोई पेरेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर वो नेगेटिव हैं और आप बच्चे सब पॉजिटिव हो चुके हैं, तो हमारी ड्यूटी है कि पेरेंट्स को बिल्कुल आइसोलेट कर दें, पेरेंट्स को बिल्कुल दूर रखें, सो दैट उनको हमारी वजह से इन्फेक्शन ना हो, बच्चों को अलग रखें। तो आंसर बड़ा सिंपल है कि पहली चीज प्रिवेंशन है। अगर प्रिवेंट कर लिया, अपने आप तक इन्फेक्शन सीमित रखा, डेफिनेटली यस। मगर अगर आपने पेरेंट्स को या बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है, तो अगर उनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, अगर डायबिटीज है या बाकी सारी बीमारियां हैं, तो चांसेस हैं कि उनको सीवियरिटी बढ़ सकती है। और बट फिर भी पूरा ध्यान रखें, फीवर अगर 100 से ऊपर आता है तो पैरासिटामोल या क्रोसिन या डोलो 650 लेते रहें, और सोर थ्रोट या सांस में जरा भी दिक्कत आती है तो उनका एक्सरे चेस्ट जरूर कराना चाहिए, उससे मालूम पड़ेगा कि अगर इन्फिल्ट्रेशन या निमोनाइटिस हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर डायबिटिक भी है, हार्ट डिजीज भी है, तो सीटी स्कैन तक कराना पड़ सकता है। तो मेरी फीलिंग यह है कि यस, वन शुड टेक अटमोस्ट प्रिकॉशंस कि ये इन्फेक्शन को एज ए साइलेंट स्प्रेडर हमने स्प्रेड नहीं होने देना। गुड। So the next question is coming from CA Anuruddh Tiwari. Yes, you are online, sir. नमस्कार प्रवीण सर। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर गिरीश आहूजा जी और डॉक्टर रवि गुप्ता जी को सादर प्रणाम करूंगा। आज गुरु पूर्णिमा है, आप लोग हमारे गुरु हैं। और प्रवीण भाटिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सर, पिछले 2-3 महीनों से आप सेशन ले रहे हैं टैक्स लॉ एजुकेटर सोसाइटी में, और रेगुलर में ज्वाइन करता हूं और देखता हूं, तो काफी हेल्पफुल रहा ये सेशन। अभी सर रिसेंट एक मेरे को थोड़ा सा डिलेमा है, थोड़ा प्रॉब्लम है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। लास्ट 26 को मैं दिल्ली में था और मैं किसी से मिलता हूँ, इनडायरेक्टली मैंने मिला, किसी यूटेंसिल को उन्होंने टच किया मेरे किसी फ्रेंड ने, और उसी सामान को मैंने थोड़ी देर बाद टच किया और बाद में मैंने सैनिटाइज कर लिया। और आफ्टर 4-5 डेज जब मैं घर आता हूँ अपने, तो फिर उनका फोन आता है कि मैंने टेस्ट करवाया है और मेरा कोरोना पॉजिटिव निकला है। सो आई वॉज शॉक्ड कि अब मैं क्या करूं, बहुत टेंशन में आ गया था। जबकि आज 27 के बाद देखे तो आज 8 दिन करीब हो गए हैं, मेरे को किसी भी तरीके का कोई भी सिम्टम, ना तो फीवर, कभी बॉडी टेम्परेचर मेरा चेंज हुआ, ना तो मुझे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है, ना टेस्ट में, ना मतलब डायरिया, किसी भी तरीके का कोई सिम्टम नहीं। एवरीथिंग इज ओके, नॉर्मल। मैं 12-14 घंटे काम करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। मैं काढ़ा वगैरह थोड़ा सा लेता हूँ, गर्म पानी लेता हूँ। एक टैबलेट मुझे किसी डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया है, जिंक कोविड, तो मैं जिंक कोविड को दिन में 1 बार, और विटामिन सी का एक टैबलेट है विटामिन सी 500, उसको भी लेना शुरू कर दिया मैंने। और मैंने अपने आप को पहले दिन से ही आइसोलेट कर लिया था जब मैं दिल्ली से रीवा आया था। तो मैं किसी के टच में नहीं आता हूँ, किसी को टच नहीं करता हूँ। खाना पीना, क्योंकि फैमिली है तो वहाँ पे खाने के टाइम पे जब दूर मैं सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करता हूँ, 1 मीटर से दूर बैठता हूँ, खाना साथ में वहाँ खाता हूँ, वो भी डिस्टेंस मेंटेन करके। और मैं अपने जो बर्तन होते हैं वो भी मैं अपने से ही साफ करता हूँ, लाके उनको टच नहीं करवाता कुछ भी। तो आई एम मेंटेनिंग ऑल दिस थिंग्स, बट थोड़ा सा वही है, एक टेंशन रहती है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो।
तो ये सर मैं आपसे एक सजेशन चाहूंगा कि इसे कैसे मैं डील करूं। और दूसरा इसमें सर क्वेश्चन ये है कि सर मैं कितने दिन तक क्वारंटाइन, अगर मैं 14 दिन हूँ या मैं 20 दिन भी क्वारंटाइन हो जाता हूँ, तो उसके बाद क्या मैं श्योर हूँ कि अब ठीक है, या मुझे टेस्टिंग के लिए फिर भी जाना चाहिए? सो आई एम जस्ट आस्किंग ऑल दिस। वेरी गुड, एक्सीलेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आंसर है कि अभी टेस्ट नहीं कराने की जरूरत। अगर मान लो आपको अगले कुछ दिनों में फीवर आता है या कोई भी सिम्टम्स थ्रोट के होते हैं या सांस में कोई दिक्कत आती है, डेफिनेटली वी शुड हैव द लो थ्रेशोल्ड ऑफ गेटिंग द टेस्ट डन। मगर अगर आप अभी भी एसिम्प्टोमेटिक हैं और अगले 5, 7, 10, 15 दिन तक भी एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, तो आपको उनकी वजह से डेफिनेटली वायरल लोड नहीं मिला है और आप यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। पर आपने, मुझे लगता है, इस दौरान में काफी समझदारी से बिहेव किया, काफी अच्छे तरीके से, कि अपने आप को तो डेफिनेटली एक किस्म से क्वारंटाइन रखा और दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी, मास्क डेफिनेटली लगा के रखा, हैंड वॉश बार बार करके रखे। आई थिंक इट यू डिजर्व ए गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट। और इसमें दूसरों को इन्फेक्शन ना हो जाए, बहुत अच्छी बात है, उसकी प्रिकॉशन ली। मुझे लगता है कि हमें सबको अपने आप को अंदर से झांकना चाहिए कि मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी वजह से किसी और को इन्फेक्शन ना हो जाए। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। एंड अगर 10-12 दिन, 5-7 दिन अभी और नहीं आपको फीवर या कोई तो प्रॉब्लम आती, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो इन दिनों में फीवर आना होता, स्पेशली उनकी वजह से जिनसे आप मिले थे, तो वो अब तक आ चुका होता। तो इसलिए आप बस सिर्फ 4-5-7 दिन और एहतियात बरतिए और उसके बाद यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर। सर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो एक्चुअली 60+ हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उनके हिसाब से टेंशन होती है कि मैं कह रहा हूँ, उसी के लिए भी उनका भी ध्यान रखना आपका हमारा फर्ज है। तो उनको भी डेफिनेटली सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो, उनको भी चेक करते रहो कि फीवर या सोर थ्रोट या सांस में या कोई दिक्कत नहीं आए। प्लस उनकी अगर मान लो कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, उनकी भी वो मेडिकेशन बिल्कुल रेगुलर लेते रहें, तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। तो सर जो जिंकोविट मैं लेता हूँ, मैं घर वालों को भी खिला सकता हूँ क्या वो टेबलेट? वो खिलाते रहो या ना खिलाते रहो, अल्टीमेटली आंसर एक ही है। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि ये प्रूव या डिसप्रूव नहीं हो गया कि जिंकोविट या विटामिन सी की वजह से कोरोना भाग जाएगा या रह जाएगा। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। साइकोलॉजिकली डेफिनेटली अगर आपको बेनिफिट दे रहा है, उसकी वजह से नुकसान कोई नहीं हो रहा। पर उसका डॉक्टर गिरीश आहूजा जी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि वो आंवला या तुलसी या गिलोय, वो सेम आंसर है कि वो लेते रहो, वो पहले से लेते आ रहे हो, लेते रहो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। पर ये सोच के लेना कि इसकी वजह से मेरा वायरस भाग जाएगा, वो गलत है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच भाटिया सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। Is Miss Rama online? If not, I'll be asking the question directly. Want to know, our neighbors who are 4 houses away had COVID case. How long do you have to observe the social distancing? क्वेश्चन है कि अगर 4 घर छोड़ के किसी को पॉजिटिव हैं, तो आपको कितने टाइम तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है? अभी टाइम नहीं निर्धारित हुआ है। कहने का मतलब अगले 3, 4, 6 महीने, जब तक ये फ्लैटन नहीं हो जाता कर, अगर अभी भी 2300 केसेस फॉर एग्जांपल दिल्ली में रोज आ रहे हैं, तो अभी भी कर्व फ्लैटन नहीं हुआ, अभी भी कोरोना वायरस जाने की तैयारी नहीं करी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी फॉर नेक्स्ट 4, 5, 6, 7 मंथ्स। We have to be absolutely sure कि उनकी वजह से हमें इन्फेक्शन ना हो और हमारी वजह से किसी और को इन्फेक्शन ना हो। पर ये टाइम ड्यूरेशन की सिर्फ मैं कहूं कि 10 दिन या 15 दिन, वो गलत आंसर है। सर बात ये है कि डायन भी 7 घर छोड़ती है, ये तो सिर्फ 4 ही घर छोड़ रही है। तो 4 घर के लिए तो हो सकता है, ये डायन ही है। तो 7 घर छोड़ा होता तो मैं कहता चलो छोड़ दो, तो प्लीज करो, कंटिन्यू करिए प्रिकॉशन। और घूम फिर के बात वहीं की वहीं आ रही है हर बारी, सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल सही बात, मास्क, सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग। सर देवेंद्र यादव जी का क्वेश्चन आ रहा है, thus far it was believed that if this virus goes into stomach it cannot survive the acidic environment. Is this correct? Is oximeter useful to give an early warning? वेरी गुड।
मैं पहले सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा देवेंद्र यादव जी को कि ही वाज द फर्स्ट वन टू ज्वाइन आज के सेशन में। उन्होंने बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया था। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू वन। सेकंड थिंग इज, आपको मैं डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि आपने ज्वाइन किया। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी गुड कि ये जो वायरस है ये एरोसोल वायरस है। एरोसोल का मतलब सांस की वजह से या जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उसकी, उसमें ज्यादा वायरस है। और जब अगर आपने इंजेस्ट कर लिया तो स्टमक के अंदर ये एसिड होता है और उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डेफिनेटली वो डिस्ट्रॉय होता है, वो खत्म नहीं होता। मगर अभी लेटली कुछ लोगों ने देखा कि कुछ पेशेंट्स जो पॉजिटिव हुए भी थे और उसके बाद जब उनका स्टूल का एनालिसिस किया गया तो उसमें भी वायरस था। तो कहने का सिर्फ मतलब यह है कि फिर दोबारा से मैं भगवान कोरोना को कहूंगा कि कुछ अपने बारे में और ज्यादा बताओ, क्योंकि लोगों ने, हम सब ने यही सोचा था कि स्टमक में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो स्टूल्स में नहीं आता है, मगर अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई है। तो इसलिए खाने से डेफिनेटली डिस्ट्रॉय होता है, पर एरोसोल्स जो स्प्रेड, जो छींक है, जो खांसी है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। डेफिनेटली उसका हमें ध्यान रखना है कि कोई भी खांसी या कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपको हर इन्फेक्शन स्प्रेड कर सके। और यस, एंड ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, यस, गुड क्वेश्चन। कि फॉर एग्जांपल अगर हमने फीवर चल रहा था और हमारे को सोर थ्रोट था और अभी हमें सांस की थोड़ी सी तकलीफ शुरू हुई है, हम घर में ही क्वारंटाइन करके रखे हुए हैं, पॉजिटिव निकल आए हैं, तो पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीमीट्री चेक करते रहे। अगर 95 की फिगर है पल्स ऑक्सीमीटर में, दैट मीन्स आपकी ऑक्सीजनेशन ठीक चल रही है। अगर वो डिक्लाइन होनी शुरू हुई है 95 से 90, 90 से 85, 80, डेफिनेटली एक अलार्म बजना चाहिए। और वो अलार्म यही है कि उसी समय डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि डॉक्टर के टच में रहें। और अगर किसी समय भी सैचुरेशन ड्रॉप करनी शुरू हुई है तो हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा देर सोचने की नहीं मिलेगी, इसलिए डॉक्टर को पहले से कांटेक्ट में रखना जरूरी है। इसके लिए मैंने डॉक्टर गिरीश आहूजा जी को भी, डॉक्टर रवि गुप्ता जी को भी, देवेंद्र जी को भी, सबको अपनी मेरी तरफ से ऑफर है। मेरा नंबर हमेशा 24/7 खुला रहता है, तो कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो सर बोगस डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो आप हैं, हम तो ऐसे ही डॉक्टर दूसरे वाले हैं। आप हमारे टीचर्स हैं जी, टीचर्स के टीचर्स हैं। मुझे मालूम है आपकी जिस तरीके से आप लेक्चर देते हैं, और मैंने आपके लेक्चर काफी बार अटेंड किए हैं। मुझे मालूम सर, आप आते रहे। जिस जज्बे से आप पढ़ाते हैं और जिस जज्बे से जो स्टूडेंट्स होते हैं आपके वो पढ़ते हैं, मैं आपका हमेशा के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। बहुत सर मिस्टर शिव आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। मिस्टर शिव, till Mr. Shiv joins, I want कि आपको स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है जिनके एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, नीट, जेईई एंड वेरियस अदर एग्जाम्स, तो उनके लिए क्या मैसेज है? कैन आई स्पीक? तो मैं अनम्यूट कर दिया। यस, हाँ जी, हाँ जी। ओके, सबसे पहले तो मैं प्रवीण जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक घंटे से लेक्चर सुन रहा हूँ। तो मैं WHO से रिटायर हुआ तो हमें WHO ने गाइडलाइन भेजी थी, और वो कहती हैं व्हाट कम्स फ्रॉम हॉर्स माउथ इज डिफरेंट व्हाट कम्स इन थ्योरेटिकल थिंग्स। तो क्योंकि आप कोविड को हर वक्त हैंडल कर रहे हैं, तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट हैं जो मुझे गाइडलाइन में नजर आए थे। तो इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने मैसेज भेजा तो मैं ज्वाइन कर दिया। और उससे पहले कि मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं, और उससे पहले मैं एक जरा याद दिलाना चाहूंगा। आप ही ने मुझे बताया था, क्योंकि मैं आपको 50 साल से ऊपर से जानता हूँ, आपके इंटर्नशिप की बात है कि RML हॉस्पिटल में आप इंटर्नशिप पे थे। तो उस वक्त एक पेशेंट था जिसको कि बाकी सब डॉक्टरों ने कह दिया कि छोड़ दो अब ये बचेगा नहीं। तो इसने कहा, आपने कहा था नहीं मैं करूंगा, और उस पे आपने काफी मेहनत करके उस पेशेंट को बचा लिया था। This is called persistence. So this is a quality which I think you have carried on forward for all these years. So congratulations and good luck.
हेलो, am I able to hear? Yes, डेफिनेटली मैं आपका ब्लेसिंग्स का शुक्रिया करता हूं। आपने हमेशा ब्लेस किया और मुझे अच्छी तरह से याद है कि डॉक्टर आहूजा जी एंड डॉक्टर रवि गुप्ता जी एक पेशेंट थे जिनको RM नाम नहीं लेना चाहिए था हॉस्पिटल का, बट उसमें डिक्लेयर कर दिया था कि इस पेशेंट को तो कुछ नहीं है, ये तो हेड इंजरी का केस है, इसका कुछ नहीं हो सकता। पर मैंने कहा, मेरी शुरू से ये धारणा रही है और अभी भी वही धारणा मेंटेन्ड है कि ऐसा नहीं है। नेवर एवर गिव अप, we should give our best and if we are able to give our best definitely। और आप इमेजिन करो कि अगले 30 साल तक वो पेशेंट मेरे से मिलते रहे और हमेशा याद कराते रहे कि बाकी सारे डॉक्टर्स ने तो मुझे डिक्लेयर कर दिया था, डेड डिक्लेयर कर दिया था, आप हमेशा आपने मेहनत करी और बचाया। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। आपको तो वो भगवान मानते थे, मुझे याद है ये बात। हाँ जी, अब आप मेरे 2 छोटे से सवाल हैं कि पॉजिटिव देखने के लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके लिए नीडल इंसर्ट करते हैं। एक तो थ्रोट में तो करते हैं, थ्रोट में तो म्यूकस होता है, नोज में क्यों करते हैं? नोज में तो म्यूकस नहीं होता, क्योंकि मैं रेगुलरली योगा एक्सरसाइजेज कर रहा हूँ, अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, मेरा नाक साफ रहता है। तो मेरे नाक में अगर नीडल डालेंगे तो छींकी आएगी, म्यूकस तो निकलेगी नहीं। नहीं, इसमें एक नहीं, पहले मैं इसका आंसर करता हूँ। वो नीडल नहीं डालते, इसमें एक स्वाब डालते हैं। स्वाब का मतलब होता है कि जो नीडल स्टिक होती है, जो लकड़ी की टुकड़ी होती है फॉर एग्जांपल, या प्लास्टिक होता है, उसके दूसरी साइड पे जैसे हम ईयर साफ करते हैं ना, उसी टाइप की कॉटन लगी होती है। तो जब वो चाहे वो नेजोफेरेंजियल स्वाब लें या ओरोफेरेंजियल स्वाब लें, तो अगर नेजोफेरेंजियल स्वाब लेते हैं, हम सबको लगता है कि म्यूकस नहीं है, पर बॉडी के जो सेल्स हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते रहते हैं और वो जो म्यूकस है वो गले में जाता रहता है। तो जब आपने स्टिक की नाक के अंदर भी, तो उसमें यील्ड जो है, वायरल यील्ड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ओरोफेरेंजियल यील्ड। तो इसके लिए आंसर है कि नेजोफेरेंजियल में स्वाब में ज्यादा चांसेस हैं वायरस को पिकअप करने के, इसलिए वो टेस्ट किया जाता है, नीडल से नहीं, ये तो स्टिक कहते हैं। यस। दूसरा सवाल छोटा सा ये है कि आप कहते हैं कि अल्कोहल वाला उससे साफ करिए, सैनिटाइजर से करिए या हैंड वॉश करिए, तो इन दोनों में से कौन सा बेटर है? क्योंकि जनरली मेरे जैसे आपको मैंने बताया था, मेरे ड्राइनेस बहुत हाथों पे रहती है, तो उसके लिए अल्कोहल वाला ठीक रहेगा या हैंड वॉश सोप वाला ठीक रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आंसर इज कि पहले जो हमारे पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया कि हैंड वॉश इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर हमने कहीं पे भी टच किया है, और जैसे मैंने अभी दिखाया कि हैंड्स को हर थोड़ी देर बाद मन में, जिसको कहते हैं ना, एक फीलिंग आनी चाहिए कि मेरे को तो हैंड वॉश करने हैं, और दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड में भी, और दोनों वेब्स के बीच में भी वॉश करने हैं, और बीच में कभी कभी सैनिटाइजर भी यूज करना है, सो दैट अल्कोहल की वजह से भी डेफिनेटली वी कैन टेक केयर। बट आई वुड पुट इट दिस वे, hand washing is far better than using a sanitizer. If you can combine it, nothing like it. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं तो कन्फाइंड टू होम हूँ, मैं बाहर तो जाता नहीं, फिर भी हैंड वॉश 3.5 महीने से गेट के बाहर पैर भी नहीं रखा, तो मुझे सैनिटाइजर यूज करने की जरूरत है? आई वुड से हैंड वॉशिंग अगर प्रॉपरली करते रहे तो करते रहो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सैनिटाइजर की डेफिनेटली जरूरत है। अगर हैंड वॉशिंग पे आपने ध्यान रखा हुआ है, अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, अपने आप को किसी और से नहीं मिल रहे, हैंड वॉश इज एन गुड एक्सरसाइज, कंटिन्यू विद दैट। ओके जी, गुड लक, थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। जैसे अब अनलॉक फेज चल रहा है तो ऑफिसेस खोल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन है मिस्टर विमल जीत जी का कि अवर ऑफिस कॉम्प्लेक्स इज ऑन AHU इंटर कूलिंग सिस्टम, तो हाउ सेफ अनसेफ आर वी? वेरी गुड। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे ऑफिसेस में एयर कंडीशनिंग चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, और सिस्टम इनके इंटर AHU सिस्टम है कि वही मैं कह रहा हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि अगर एयर की आपने नेगेटिव सक्शन भी ऑन करा दी है, फॉर एग्जांपल आपका एसी चल रहा है, एसी में 2 तरीके होते हैं कि एक तो हवा जो है उसी एरिया में सर्कुलेट होती चली जाती है, वो डेफिनेटली नुकसान दे सकती है। अगर कोई किसी के एरोसॉल्स में, किसी के गले में अगर इन्फेक्शन है,
और वो आपके एसी में आके बैठ गए, आपके ऑफिस में बैठ गए, उन्होंने मास्क प्रॉपरली नहीं लगाया हुआ, उन्होंने छींक दिया या उन्होंने खांसी करी, तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपके एनवायरनमेंट में वो वायरस आ सकता है, वायरल लोड आ सकता है, जो कि आपके लंग्स में भी जा सकता है अगर आपका एयर कंडीशनिंग जो है वो इस टाइप का है कि सर्कुलेट ही रीसर्कुलेट होती चली जा रही है। अगर आपने अपने एयर कंडीशनिंग यूनिट्स में चेंज करा लिया है, चेंज कराने का मतलब यह है जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, है ना, गाड़ी में दो किस्म के सर्कुलेशन होती है, एयर सर्कुलेशन होती है कि एक तो अंदर ही अंदर सर्कुलेट होता है और एक बाहर से हवा आती है और उसके बाद वो ठंडा करती है और वो बाहर निकल भी जाती है। तो अगर आप अपने ऑफिस में जो सक्शन इवैप जो नेगेटिव सक्शन है उसको भी अगर ऑन करा लेते हो एसी को, तो डेफिनेटली एसी चला सकते हैं जिससे एयर बार बार रीसर्कुलेट ना हो और वो बाहर चली जाए। अगर आपने नहीं किया तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर हायर एंड उसकी वजह से, तो अब आप ये सोचे, डॉक्टर रवि गुप्ता जी ने भी कहा, डॉक्टर आहूजा ने भी कहा, इस समय हमारे पास जब पेशेंट आते हैं भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल में, तो हम सबको गेट पे ही एक किस्म से वार्निंग देते हैं। वार्निंग इज ए राइट वर्ड, आई वुड यूज दिस, कि प्लीज अंदर हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप नहीं जा सकते। ये आपको हम मास्क देते हैं और मास्क लगा के रखना है। अगर मास्क अब एक बार भी उतरा तो डॉक्टर भाटिया हमारी तनख्वाह काट लेगी। What I mean to say कि ultimately so much of precautions have to be taken। अगर आपने इतनी सारी प्रिकॉशन ली हैं और वहां पे भी जाके जब ओपीडी में भी जाएंगे तो आप सोशल डिस्टेंस 1 मीटर का रखेंगे ही रखेंगे, अगर नहीं रख पाएंगे तो फिर आपको नहीं देखा जाएगा। एंड तीसरा एस्पेक्ट, अगर आपके जो डॉक्टर साहब ने बाहर सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, आप पहले सैनिटाइजर यूज करिए, उसके बाद जब ओपीडी में भी बैठेंगे तो भी उसके फाइलों को टच नहीं करेंगे। एक बार आपने फाइल दे दी उसके बाद फिर सैनिटाइजर यूज करेंगे और बाहर जाते हुए दोबारा से सैनिटाइजर। व्हाट आई मीन टू से, देयर इज नो लिमिट ऑफ प्रिकॉशंस, वी शुड कैरी ऑन टेकिंग प्रिकॉशंस। एयर कंडीशनिंग का भी आंसर वही है कि जितनी ज्यादा प्रिकॉशन लेंगे उतना चांसेस है हम एक इन्फेक्शन दूसरे इंसान को नहीं देंगे। In the matter of AC सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, due to protocol आजकल चेंज होते जाते हैं over the period, I have seen lot of protocols coming to me daily और वो हर समय चेंज होते रहे एयर कंडीशनिंग के मामले में। एयर कंडीशनिंग का मामला दिल्ली में रहते हुए, दिल्ली की गर्मी और दिल्ली के ऑफिस जब खुल चुके हैं तो हर बारी एयर कंडीशनिंग को लेके अलग प्रोटोकॉल निकला है। कभी लोगों ने कहा कि एयर कंडीशनिंग से सर्कुलेशन बढ़ता है so it increases the chances। समटाइम्स एयर हैंडलिंग यूनिट जो पूरे ऑफिसेस का होता था जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसेस में नेगेटिव सेक्शन नहीं होता था बिकॉज दे नेवर रिक्वायर्ड इट। अभी जो कुछ ऑफिसेस में जहाँ पे कैबिन्स हैं, कैबिन्स के अंदर अलग से एसी है, तो अगर आप लोगों को सेग्रीगेट करके काम करवा रहे हैं और पर्टिकुलर कैबिन के आप एसी चला रहे हैं, तो उन कैबिन में जो लोग हैं उनको वार्न करिए कि आप अगर 3-4 लोग काम कर रहे हैं तो आपका जो एसी है, आपकी जो एयर सर्कुलेशन है वो इस एसी पे बेस्ड है। इफ समबडी खुदा ना खास्ता कोई बाद में कोई पॉजिटिव निकलता है तो उनकी ट्रेसिंग भी आसान हो जाती है, उनको मैनेज करना भी आसान हो जाता है, उनको आइसोलेट करना भी आसान हो जाता है। तो करंटली जो हम बोल रहे थे, जो इवन इन हॉस्पिटल्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू सेग्रीगेट द एसी फॉर ईच ओपीडी, और हर ओपीडी का अलग एसी चला रहे हैं, अगली ओपीडी का अलग। तो काफी जगह हमारे इधर ये तो हुआ है कि अलग एसी यूज कर रहे हैं फॉर वार्ड, अलग एसी फॉर ओपीडी, कोई कॉमन एसी उन्होंने बंद कर दिए हैं। So it is recommended these days because of the overseeing the heat which is there, amount of दिल्ली की जो गर्मी है जितने डिग्रीज तक पार कर जाता है, तो बोल रहे हैं कि आप छोटे एरिया में अगर आप रह रहे हैं, कैबिन में रह रहे हैं, तो आप अपना एसी चला लें, अलग कैबिन में तो अपना एसी चला लें ताकि एयर सर्कुलेशन लिमिटेड हो। अंकित, मैं इसके लिए एक रीइंफोर्सिंग वर्ड जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। इवन इन गंगाराम हॉस्पिटल जो सेंट्रल एसी हैं, जो ओपीडी के हैं, डेफिनेटली वो बंद कर दिए गए, और जो इंडिविजुअल रूम्स की ओपीडी है उसमें पंखे ऑन कर दिए गए। कहने का सिर्फ मतलब यह है कि देयर इज सेफ्टी इन मोर सेफ्टी, देयर इज सेफ्टी इन मोर सेफ्टी।
जितनी ज्यादा अपने आप को सेफ रख सकते हो उतना फायदा रहेगा। थैंक यू वेरी मच अंकित, गुड। सर अब बस जल्दी, क्योंकि टाइम वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। सर कुछ प्रोसीजर्स हैं मेडिकल के जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और हमारे डेली यूज में होते हैं, जैसे डेंटिस्ट सर्विसेज, उसमें आप क्या राय देंगे? और एक फिर इज इट सेफ टू ट्रेवल बाय कैब, ऑटो? और एक क्वेश्चन, क्योंकि आप एक मल्टीपल इसका आंसर दे देंगे, कैन आई गेट कोरोना वायरस थ्रू फूड? Is it safe to eat take out from restaurant? Should non-vegetarian food be avoided? तो मुझे लगता है प्रोसीजर, डॉक्टर प्रोसीजर, वन बाय वन क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। पहला बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो अगर खाना भी है ना, अगर खाना आपने बाहर से मंगवाना है, अगर वैसे तो अभी आंसर यही होना चाहिए कि घर बाहर का खाना मत खाएं, अपने घर का बहुत अच्छा घर का खाना बनाते हैं और खाना आप अगर बहुत अच्छा बन रहा है तो वही खाएं तो बेटर रहेगा। बाहर से मंगाने में सबसे बड़ी आपत्ति जो ये है कि मान लो जो इंसान फूड डिलीवर करने आया था, जो पैकेट देने आया था, स्पेशली मैं यंगर लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, पिज्जा या व्हाट्सएवर जो मंगवाते हैं, क्या पता अगर वो पॉजिटिव है और उसने रास्ते में आपके खाने के डब्बे के ऊपर ही छींक दिया या खांसी कर दी, वायरल लोड ऊपर छोड़ दिया, और इवन इफ आपका कांटेक्ट पर्सनल कांटेक्ट नहीं भी रहा उनसे, वो रख के चले गए, मगर अगर डब्बे के ऊपर कवर के ऊपर वायरल लोड पड़ा हुआ है और आपने जाके उसको टच कर लिया, उसके बाद अगर हैंड वॉश कर लिए वेरी गुड, मगर अगर हैंड वॉश नहीं किए तो चांसेस हैं कि वो इन्फेक्शन आप उस वाले जो छींक से थी या खांसी से थे उससे वो इन्फेक्शन अपने अंदर ले सकते हो। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, स्पेशली फॉर यंगर कोलीग्स लाइक शिवम, कि बाहर से खाना मत मंगाएं, घर वाला ही खाना सबसे अच्छा है, वही खाना रखें, उसके लिए डेफिनेटली बेटर रहेगा। और अरुण जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सर एक डायरेक्ट सर जैसे सर्विसेज ऑफ डेंटिस्ट, हाँ, डेंटल ओपीडी में अभी भी मैं एक और आपसे शेयर करूंगा इस मामले में, अगर आपने डेंटल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले ये एश्योर करना है कि जो डेंटल सर्जन है वो भी कोविड नेगेटिव है या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि चांस, क्योंकि ओरल कैविटी, क्योंकि नेजल कैविटी, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत ही एरोसोल्स इसके अंदर भरे हुए हैं, तो हो सकता है कि अगर वो डेंटल सर्जन एक्टिव है, इवन इफ ही इज टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, मोस्ट ऑफ डेंटल सर्जन्स आर नॉट वर्किंग नाउअडेज, अगर वो एक से दूसरे की ओरल कैविटी देख भी रहा है, और ऑब्वियसली ओरल कैविटी देखने के लिए काफी क्लोज भी जाना पड़ेगा, तो चांसेस हैं कि वो वायरल लोड तुम्हारे उस डेंटल सर्जन में भी आ सकता है। तो जहां तक कोशिश हो सके, अगर ये डेंटल ज्यादा तंग नहीं कर रही, पेन ज्यादा नहीं हो रही, कोशिश यही करें कि थोड़ा सा पोस्टपोन करते चले जाएं रादर देन विजिटिंग ए डेंटल सर्जन, सो दैट उनकी वजह से आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। सिमिलरली ईएनटी सर्जन्स, ईयर नोज थ्रोट सर्जन्स भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उनको इन्फेक्शन होने के बाकी पेशेंट से, और उनकी वजह से बाकी लोगों को होने में। तो इसके लिए भी काफी सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं ईएनटी सर्जन्स और डेंटल सर्जन्स, बट स्टिल आई वुड पुट इट दिस वे, अगर एक्यूट कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें, थोड़ा टाइम और निकाल लें, वो बेटर रहेगा। सर एक मेजर क्वेश्चन जो अब हम इसको जल्दी आपको करेंगे कि सर जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है, लॉस ऑफ जॉब्स हो रही हैं, और इसमें एक अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस, और इधर उधर हम भी ज्ञान को सर्च करते रहते हैं, और कुछ हमारे फादर मदर और उनके बारे में भी हम सोचते रहते हैं कि उनको ना कुछ हो जाए, और हमारे पास टेंशन बहुत ज़्यादा है, और लॉस ऑफ स्पोर्ट्स सर्विसेज की टेंशन है, चेंज इन स्लीप पैटर्न्स है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो चेंज इन स्लीप पैटर्न्स भी हो गया, ईटिंग पैटर्न्स भी चेंज हुए हैं, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग भी है। अच्छा, और कुछ क्योंकि हम हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे तो क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, इंक्रीज यूज ऑफ टबैको भी है जिसमें अल्कोहल का भी यूज है। तो मेरा एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी, क्योंकि इस वक्त देखिए
स्कूल बिजनेस बंद है, स्कूल बंद है, आइसोलेशन हो रहा है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, जॉब्स का आपको पता ही है कि किस तरह ले, तो आप प्लीज इसके ऊपर ना एक थोड़ा सा, क्योंकि यू आर नाउ डिलीवरिंग द पॉजिटिविटी लेक्चर्स आल्सो, और क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। यंग जो अभी अभी जॉब्स में आए थे, और इवन बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी ले ऑफ करना शुरू कर दिया है, तो ये फाइनली कहीं ऐसा ना हो कोरोना को डील करते करते हम कुछ और बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मगर आंसर बड़ा सिंपल है। एज यू नो, पिछले 3-4 महीने में मैं काफी सारी मोटिवेशनल टॉक्स दे चुका हूं, और मुझे लगता है कि इस समय स्टेइंग पॉजिटिव, मेंटली पॉजिटिव, हेल्थ वाइज पॉजिटिव, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक बार ये स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के यंगर कोलीग्स को कहना चाहता हूं कि जान है तो जहान है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा जान है तो जहान है। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि 2020 में इन्वेस्ट इन हेल्थ और अपने आप को पॉजिटिव रखो। दिस टू शैल पास, कि मत सोचो कि जो आज की प्रॉब्लम है वो सारी अगले 20 सालों की प्रॉब्लम है, नहीं है। वो ये प्रॉब्लम भी खत्म होने वाली है। मैं इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट करता हूं कि मैं सोचता हूं कि कोरोना वायरस एक गॉड है, और वो गॉड की तरह धरती पे आया है। उसने कोशिश कर रहे हैं कि धरती को साफ कर दूं। जो नदियां, जिनको गंगा जितने टाइम से साफ नहीं हो पाई, या जो नदियां साफ नहीं हो पाई, कोरोना वायरस ने कितनी जल्दी साफ कर दी। जो एनवायरनमेंट कितना पॉजिटिव अब एनवायरनमेंट है, कितने पक्षी हमें नजर आते हैं, कितनी पहाड़ों की सीमाएं नजर आती हैं देहरादून से या बाकी जलंधर से। तो कहने का मतलब है कि इसमें भी पॉजिटिविटी है। प्लस दूसरी बात कि अभी इतने सालों में मैं सबको देखता हूं, डॉक्टर आहूजा को, डॉक्टर रवि गुप्ता को, आपको, कितनी मेहनत से एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह लेक्चर देते हुए, कितने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए कितना सारा मूव करते थे। आज आप घर में बैठ के कितने सारे लोगों को पढ़ा पा रहे हैं। दैट्स द वे। व्हाट आई मीन टू से, God has come for cleansing, for overhauling the system. Let us stay positive. This problem is not going to stay with us for long. This is going to go away. This is teaching us that yes, ultimately health is important. This is teaching us that family is most important. This is teaching us that we should believe on minimalism. मोस्ट ऑफ टाइम्स हम सब की नेचर ये बन चुकी थी कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास वहां पे भी प्लॉट होना चाहिए, घर भी होना चाहिए, और ये सारी लग्जरीज भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि गॉड इज टीचिंग अस कि यस, यू शुड हैव गुड हेल्थ, यू शुड हैव द मिनिमलिस्ट एटीट्यूड। थोड़े में रहना सीखो, और ज्यादा ठीक एम्बिशियस होना चाहिए, पर इतनी एम्बिशियस भी ना हो जाए कि अल्टीमेटली यही ना समझ आए कि हम एम्बिशन के पीछे भाग रहे हैं या एम्बिशन हमारे पीछे भाग रही है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट देना चाहता हूं यहाँ पे कि थॉमस अल्वा एडिसन 1914 में उन्होंने जब बल्ब बना लिया, तो उसके बाद उनकी एक शाम को सारी फैक्ट्रीज में आग लग गई। 8 फैक्ट्रीज में आग लग गई, ब्लास्ट हुआ। तो थॉमस अल्वा एडिसन का जो बेटा था, वो चार्ल्स था, वो चार्ल्स बाहर खड़ा हुआ फादर को ढूंढ रहा था। तो जब फादर अंदर फैक्ट्री जिसमें से आग लगी हुई थी, जब वो बाहर आए, तो उसने कहा कि सन चार्ल्स, कॉल योर मॉम ऑल्सो। ये न्यू जर्सी की बात है, कॉल योर मॉम ऑल्सो। उसने कहा कि इस समय हमारी 8 फैक्ट्रीज को आग लगी हुई है और आप मॉम के बारे में सोच रहे हो, ये क्या बात हुई? उसने कहा कि कॉल योर मॉम सो दैट शी इज ऑल्सो एबल टू सी ऑल आवर फैक्ट्रीज ऑन फायर। ऐसा सीन उनको दोबारा कभी नजर नहीं आएगा, ये एक ही बार ऐसा सीन हुआ है, तो ये होगा। तो उसने खैर अपने मदर को बुलाया, और कैन यू इमेजिन, सुबह 5:30 बजे 10 फायर स्टेशंस, नॉट फायर इंजन्स, 10 फायर स्टेशंस के इंजन्स आए, और उन्होंने जब सारी फैक्ट्रियों की आग बुझा दिया,
तो सुबह 5:30 बजे मालूम पड़ा कि सिर्फ एक इंसान की डेथ हुई थी 10 फैक्ट्रियों को आग लगने के बाद। और उसके 5:30 बजे उन सारे वर्कर्स को थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया और बुला के कहा, ऑल आवर मिस्टेक्स हैव डाइड डाउन, हैव बीन बर्न्ड, एंड नाउ लेट अस स्टार्ट अफ्रेश। और उसी दिन से उन्होंने फैक्ट्री दोबारा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी शुरू करी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मशीनें पता करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसे कहां से मिलेंगे ये पता करो। और ultimately so much of positivity was there, and in few months only he could re-establish his business. So our thinking is कि प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके, या तो डिप्रेस होके बैठ जाए कि ओहो प्रॉब्लम गई, अब नौकरी जाएगी, पैसे नहीं आएंगे, कैसे चलेगा। तो और दूसरी है कि ठीक है एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसे डॉक्टर रवि गुप्ता जी ने भी कहा कि एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। हम सबको मालूम ही नहीं था कि हम इतनी अच्छी तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं घर बैठ के भी। तो ये इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज ले रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट करें, एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू चेंज, दिस टू शैल पास और इट इज नॉट गोइंग टू स्टे। और दूसरी बात ये मन में सोच लेना चाहिए कि ये सबके साथ है, मेरे साथ अकेले थोड़ा हो रहा है। अगर सबके साथ ऐसा हो रहा है तो ठीक है, सभी निकल जाएंगे। ये सुनामी है, सुनामी सबको अल्टीमेटली, हमें तो बस सुनामी से बच के निकलना है, फुल स्टॉप। सर हो ना मायूस, खुदा से बिस्मिल, ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। अब मैं डॉक्टर रवि गुप्ता जी और डॉक्टर गिरीश आहूजा जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस सेशन को अब हम करते हैं। कुछ और का क्वेश्चन अगर देखिए सर, डॉक्टर साहब ने आज इतना समय हमें दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। हमें भी कई बार मिलते हैं, थैंक यू, और हमने तो बहुत बार लिया है, आज मेरा मौका मिला है कि मैं डॉक्टर साहब का थैंक यू करूं। मैं एक चीज आपको बताऊं, डॉक्टर साहब ने एक एक चीज को बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से समझाया। मेरे ख्याल कोई ऐसा सवाल नहीं था जिनको उन्होंने जल्दी में पास आउट कर दिया। पूरा एक एक चीज हमें समझाई है और हमें समझना भी चाहिए। और ये भी चीज मैं आपको बता दूं, जो लास्ट बोला है ना, बी पॉजिटिव, मैं खून को बी पॉजिटिव नहीं कर रहा, बी पॉजिटिव होना ही होना पड़ेगा सबको। ये बी पॉजिटिव है, नेगेटिविटी नहीं सोचनी है। ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, ऊपर वाले के ऊपर है, कभी गलत मत सोचिए। मैं तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ और आप डॉक्टर साहब ने तो कहकर मेरी हिम्मत बढ़ा दी कि और पॉजिटिव मैं हो जाऊंगा। और हम लोग काम कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने भी बहुत मेहनत करी। और डॉक्टर साहब जब 90 मिनट आप बोल लिए तो कोरोना का तो मतलब ही नहीं है, इतना सा ये तो मतलब ही नहीं हो सकता जो 90 मिनट बोलने लगा था। तो उसको कोरोना का कोई मतलब नहीं है, उसका ब्रीथिंग एक्सरसाइज सब कुछ टेस्ट हो गया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको लंबी उम्र दे और आपको सब कुछ दे। बाकी रवि जी को Thank you, sir. Thank you very much. And again, I seek your blessings anytime and every time. And I know that how much have you contributed to the society, especially to the CA society. I know that. और मैं आपसे फिर दोबारा से वही रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ वॉश करते रहो। सर मैंने 110 लेक्चर दे दिए ये 2.5 महीने में। I know. 110 लेक्चर्स और आज भी है भी शाम को, फिर कल भी है, रोज ही हो जाता है। चलिए, थैंक यू सर। Thank you very much. God bless, great health. Dr. Ravi Gupta, please. Ravi ji. Friends, I met Dr. Saab, Dr. Praveen Bhatia primarily as relative of Arun Ahuja ji, Meenakshi ji के brother के रूप में मिला। Then gradually we shifted to a doctor-patient relation. मेरी wife का आपने treatment करा डॉक्टर साहब, मेरी sister का करा, मेरे father-in-law का treatment करा, and we were all so very impressed with you that then next stage you grew into a friend. हम सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करने लग गए एंड एज अ फ्रेंड आल्सो यू प्रूव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ग्रेट फ्रेंड। अब आज एक नए रोल में आपको हमने देखा है, वी हैव फाउंड यू एज अ मोटिवेटर एंड एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डर। डॉक्टर की तरह आपने हमारे सारे क्वेश्चंस आंसर करे, दैट इज ऑफ कोर्स एप्रिशिएबल, पर आपने जो कॉन्फिडेंस हमें दिया है, जितना आपने मोटिवेट हमें करा है पॉजिटिव रहने के लिए, आई थिंक दैट इज द टेक ऑफ द डे, that we have to be very positive, we have to be confident, और आपके रहते हुए हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
Thank you for being with us, and I'm sure that in your safe hands, we will face all problems, if any, that come, and you will take care of us at all times. Thank you, Dr. Sahab. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रवि। पर मैं इसके लिए ना एक छोटी सी स्टोरी ऐड ऑन कर देता हूँ। ऐड ऑन उसमें क्या था कि सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा कि क्या आपको क्या लगता है सक्सेस, और कहता कि मेरे फादर ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी कि अगर मेरे पास कोई भी आया और उसने कहा कि सचिन तेंदुलकर इज ए गुड क्रिकेटर, तो मुझे खुशी होगी, पर इतनी खुशी नहीं होगी। मगर कोई दूसरा आया और उसने ये कहा कि सचिन तेंदुलकर इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मुझे लगता है कि एज ए प्रोफेशनल, एज ए डॉक्टर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए टीचर, एज ए गुरु, our duty is to remain a good human being. बाकी सब चीजें अलग, हमें अगर अच्छा इंसान बन के हम जीते रहेंगे तो एज डॉक्टर आहूजा साहब ने भी कहा, भगवान भी हमारे साथ रहेगा और हमें कोई भी किसी किस्म की चिंता नहीं करनी चाहिए। This too shall pass. Thank you very much. May God Thank you, sir. Thank you. Great, sir. Great. Very great. Really great. Thank you, Dr. Bhatia, for Really your great. valuable time. Thank you. Really great. थैंक्स लॉट अरुण जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे मालूम है कि आप टैक्स लॉ एडुकेयर सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप तीनों ने मिलके एक इतना बड़ा लेवल अचीव कर लिया है। प्लीज कैरी ऑन डूइंग दिस, एंड नॉलेज शेयर्ड इज नॉलेज गेन। Knowledge shared is knowledge gained. Carry on interacting with people, carry on giving the information to people, so that ultimately all of us are growing in a collective manner rather than an individual manner. Thank you, Arun. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you all participants. Now we are going to have this. Thank you. Thank you. Thank you.